अगर फादर को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट है तो उसके स्पर्म काउंट कम होते हैं। मरमेड बेबी ये क्या है? मतलब जिसमें बच्चे जब पैदा हुआ तो उसके दोनों पैर फ्यूज थे, वो बच्चा एक दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया। कि माँ का दूध और उसका बैंक, ब्रेस्ट मिल्क बैंक, तो आपको ये कहाँ से सूझा ये बैंक? हमारे सब पीडियाट्रिशियंस को सूझा है। जैसे माँ को दूध नहीं आ रहा तो दूसरी माँ का दूध अगर हम उस बच्चे को दें तो उसकी लाइफ बचा सकते हैं। बच्चे की इंस्टा आईडी उसके जन्म होते ही शुरू हो जाती है। इंस्टा आईडी क्रिएट करना खराब नहीं है। 19 अप्रैल 2003 इंडिपेंडेंट केस जो मैंने बचाया था। बाल यौन शोषण क्या ये एक बीमारी है? ये जो करने वाला होता है ना, उसको कोई बीमारी नहीं होती। दैट बॉडी में 2 हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। आपने अपने बच्चों के लिए किताब लिख रहे हैं, मैंने वो किताब का ड्राफ्ट देखा है। पर ये किताब मैंने इसलिए लिखी कि मेरे पेशेंट्स से भी मैं बहुत सीखा हूँ। बच्चों को लेकर हम बहुत सीरियस होते हैं, हर छोटी छोटी बात पे सीरियस होते हैं, और बच्चों के लिए हम अपनी ख्वाहिशों को भी मार लेते हैं। लेकिन जब बच्चों की तबीयत की बारी आती है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, रातों रात भागते हैं, रात भर जागते हैं। लेकिन आज आपकी इस चिंता का कई सॉल्यूशंस लेके आए हैं, कई इन चिंताओं को दूर करने के तरीके लेके आए हैं। हमारे साथ हैं बच्चों के डॉक्टर, ऐसे तो दिल के भी डॉक्टर कह सकते हैं, लेकिन वो है बच्चों के डॉक्टर, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ हिज सिटी। डॉक्टर साहब, वेलकम टू दिस प्लेस। थैंक यू मनीष। होप आप कंफर्टेबल हो पहले तो। एकदम एंड मैं आपसे शुरू करूंगा पहले आपकी पर्सनल लाइफ से, फिर हम बच्चों के ऊपर जाएंगे। आप डॉक्टर बनना आपकी पहली चॉइस नहीं थी? या बोल सकते हैं ऐसा। क्यों, मतलब क्यों डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे? जब मैं स्कूल लाइफ में था तब मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स। मेरे फुल मार्क्स आते थे, 100% मतलब 100%। तो 10th का जब रिजल्ट आया फुल मार्क्स थे तो मैंने कॉमर्स के लिए अप्लाई किया एंड माय प्रिंसिपल रिजेक्टेड द फॉर्म। पहले वहीं से शुरू हुआ कि नहीं, इतने मार्क्स वाला कॉमर्स में थोड़ा जाता है, उसको तो मेडिकल में ही जाना चाहिए ऐसे करके। तो वो एकदम से चेंज हो गया एंड दैट टाइम वापस थोड़ा बड़ा हुआ था तो पता चला कि मेरी दादी का सपना था कि मेरे पापा डॉक्टर बने। बट माय फादर एक्चुअली उस टाइम में ऐसा था, एफआई बीएससी में एडमिशन लेके आगे मेडिकल में जाते थे, बट वो नहीं पढ़े, फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो मैंने सोचा जो पापा का दादी का सपना पापा के लिए था वो मैं खत्म करता हूँ। तो So, आपने मतलब अपना सपना ना जी के अपने पापा का सपना जिया है। शायद अच्छा किया, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनता तो हाँ। मुझे अफसोस होता, ऐसा अब लग रहा है। अच्छा, ऐसा अब लग रहा है। तो फिर बच्चों के डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो? बिकॉज डॉक्टर हैज अ वेरी वाइड लाइन। जब मैं बीजे से हमने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया तब देखा कि सब लोग अपनी कंप्लेंट बता देते हैं, बट एक चीज जो अमेजिंग थी वो ये थी कि बच्चों के डॉक्टर के पास जब बच्चे आते थे वो बोल नहीं पाते थे, बट डॉक्टर ट्रीटमेंट देते थे, बच्चा अच्छा हो जाता था, पेरेंट्स खुश हो जाते थे, और वो ऐसा लगता था कि अनस्पोकन वर्ड्स, मतलब जो बोला नहीं वो भी समझ सकता है, तो कौन से बच्चों का डॉक्टर। इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये लाइफ देखनी नहीं, मुझे चाहिए। तो किसी ने कहा कि आप अपने पेरेंट्स से बहुत डरते थे, नहीं नहीं नहीं, बचपन में चुप रहते थे, उनसे कुछ कहते नहीं थे, और उल्टा था। शायद इसीलिए आप डॉक्टर बने उल्टा था बच्चों के। शायद। मेरा बचपन ऐसा था, मैं थोड़ा नॉटी किस्म का था, मतलब बहुत जिद्दी था, ओवर पेम्पर्ड भी था, दादा दादी का, पापा मम्मी का, सबका, और सबसे ज्यादा जिद्दी भी हुआ करता था। हाँ। तो मेरा तो उल्टा था, मतलब वो लोग मेरे से डरते थे। कई बार ऐसा होता था कि मैं कुछ जिद करता था सबके सामने। अभी जब मैं बोलने बैठा हूँ तो अपना बुराई भी बता देता हूँ। बचपन में ऐसा हुआ था कि दादाजी से एक गिफ्ट मैंने मांगी थी। दादाजी ने मेरे बड़े भाई को गोल्ड चेन दी, तो मैंने भी बोला मुझे चाहिए। तब मैं बहुत छोटा था और उनको डर ये था कि देंगे तो एक गायब कर देगा, गुम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं दी। तो मैं 1 घंटे के लिए घर छोड़ के भाग गया था और सब लोग ढूंढने आए थे कि कहाँ है कहाँ है। एंड एट दैट टाइम घर, मतलब हम लोग कच्छ से हैं, भुज के पास एक गांव है, तो एक डेजर्ट था, वहां पे पहुंच गया और फिर डर गया कि ये अब मैं कहाँ आ गया। पर लकीली मेरे दादा का नाम अच्छा था, सब लोग जानते थे कि ये जमुना दास जी का पोता है, तो इसको घर पहुंचाना है, तो सबने घर पहुंचा दिया। बट तब से लोग डरते भी थे। और एक हाँ। दूसरी चीज डरने की ये थी, मुझे एक मेडिकल कंडीशन थी जिसको हम बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। सी, बच्चे जब बहुत जिद्दी होते हैं ना, उनके लक्षण क्रिप से मिल जाते हैं। तो जब मैं रोता था तो रोते रोते सांस रोक लेता था और ब्लू हो जाता था पूरा। और 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ था, जो मम्मी ने बताया, कि खींच भी आ गई थी। तो डॉक्टर ने उस टाइम बोल दिया था कि इस बच्चे को रोने नहीं देना है। तो हाईली पैम्पर्ड हो आप हाईली अपने में, पैम्पर्ड। एकदम पैम्पर्ड। तो इसलिए मैं कभी डरा नहीं, उल्टा वो लोग मेरे से डरते थे कि ये अगर जिद पे आ गया तो तकलीफ होगी। लेकिन स्कूल में आप इसके थोड़े विपरीत थे। आप ज्यादा प्रैंक नहीं करते थे, आप ज्यादा मस्ती मजाक नहीं करते थे, लड़कियों से दूर रहते थे। हाँ।
क्योंकि फोकस तब ये था, तब ये देखा गया था कि एक एम था कि आगे पढ़ना है, पढ़ के कुछ बनना है। अगर डिस्ट्रैक्शन आ गया, सी टीनेज नॉर्मल चीज़ है, मैं नहीं बोलता कि नहीं होना चाहिए, बट तब ये था कि एक अफोर्डेबिलिटी देखनी होती है, जो पेरेंट्स के ऐसा था कि नहीं ये अफोर्ड कर पाएँगे। आज डोनेशन देके पढ़ाने वाला माहौल नहीं था मेरे घर पे। अगर मेहनत नहीं की तो डॉक्टर नहीं बनूँगा या सीए नहीं बनूँगा, मतलब जो सोचा था। इवन मैंने एक बार ये भी सोचा था कि मैं यूपीएससी करूँगा, क्यों? क्योंकि वो आईएएस बनते हैं ना, फिर वो मज़ा आता है, कोई सैल्यूट करता रहता है कंटिन्यू, सब बड़े-बड़े लोग आके आपको सैल्यूट करते हैं। इसलिए शायद वो था कि कॉमर्स लेके वहाँ जाऊँगा ऐसे। बट ठीक है, फिर डॉक्टर बना, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था, इसलिए बहुत शांत बोल सकते हैं था। बहुत कम लोगों से बात करता था और वो जो कहते हैं ना, लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहा था। तो इसी पे आपके दोस्तों ने आपका एक नाम रखा है हाँ, और हाँ। मैं दो आपके मतलब ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आपका एक नाम हुआ करता था स्कूल टाइम पे, पुस्तकियो कीड़ो। अच्छा। या ये मेरा सबसे स्कूल फ्रेंड है, वही बता पाएगा। हाँ, बराबर तो है। वही बता पाएगा। लेकिन मुझे ये अभी तक नहीं समझ आया, इतने आप होशियार थे, इतने फ़ोकस थे, इतने हाई रैंकिंग्स आती थी, ड्राइंग में कौन फेल होता है? मैं। साइंस का स्टूडेंट अगर ड्राइंग नहीं करेगा, तो कैसे चलेगा? तो आप ड्राइंग में फेल हो गए। ड्राइंग में फेल मतलब स्कूल में मैंने कहा ना, रैंकर मतलब सब में मार्क्स आते थे, पर ड्राइंग में फेल होना मतलब आपको, जैसे मुझे अभी भी याद है, मेरी एग्जाम में आने वाला था पनिहारी। हाँ, अब सर को ऐसा पता था कि ये कभी ड्रॉ नहीं कर पाएगा, हाँ, इसलिए अगले दिन सुबह से शाम एक ही ड्राइंग कराया मुझसे कि ये कर और कल ये एग्जाम में आने वाला है। ये चीटिंग थी, हाँ। सर ने कराई मेरे से, और मैंने तब पूरे दिन मेहनत की, पूरे दिन सुबह से शाम तक मेहनत की। एंड में ऐसी हो गई कि भाई पास हो जाए ऐसा। हाँ, दूसरे दिन पनिहारी आई, हाँ, सर जो एग्जामिनर थे उन्होंने मुझे मतलब चीट करके पेपर फोड़ दिया था कि इसको हाँ, पास तो करना चाहिए। हाँ। वहां पे जाके वापस ब्लैंक। कुछ नहीं, मतलब वो 35 मार्क्स लाना हाँ, वाज अ बिग टास्क। बट अभी मैं ये बताऊंगा कि आज जो मैं अपनी दूसरी टैलेंट से, कंप्यूटर की टैलेंट से जो इमेजेस जनरेट करता हूँ ना, हाँ। चैट जीपीटी है या कैनवा है, उससे वो बहुत अच्छी हो जाती है। पर तब सबसे खराब सब्जेक्ट था मेरा ड्राइंग, एंड बायोलॉजी लेना वाज चैलेंजिंग तब कि मैं बायोलॉजी लूंगा तो ड्राइंग ड्राइंग करनी तो कर ही पड़ेगी। नहीं पाऊंगा। हाँ। बट अब सबने बोला, फिर धीरे-धीरे करके वो इतनी रिपीटेड प्रैक्टिस हुई कि एटलीस्ट लेबलिंग अच्छा हो जाता था, हार्ट हार्ट जैसा दिखता था जब ड्रॉ करें तो उसकी वजह से फिर पास हो जाता था। ये बड़ा अचंभा है मतलब आप एक बंदा जो साइंस में इतना होशियार है, मैथ्स में होशियार है, डॉक्टर है, उसको ड्राइंग नहीं आती मतलब वैसे ये आज भी राउंड सर्कल ऐसे नहीं बनता है। वो तो किसी से भी नहीं बनता बट फिर भी दे आर वेरी गुड ड्राइंग हाँ मतलब डॉक्टर की भाषा तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वाला समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। हाँ, सही में मेरे राइटिंग बहुत खराब है। ओनली रीज़न मेरे मार्क्स आते थे प्रेज़ेंटेशन जिस तरह से करता था। हाँ, इतना जगह छोड़-छोड़ के इतना नीट एंड क्लीन था ना कि किसी को भी जिसको पता है आंसर ये वो टिक ऐसे करके आ जाएगा, और इसलिए मैथ्स ज़्यादा पसंद था कि हाँ। उसमें नंबर्स ही होते थे, तो हैंडराइटिंग से हैंडराइटिंग का फ़र्क कोई पड़ फर्क जाता नहीं था। पड़ता था। एक बार आपका किस्सा ऐसा भी मेरे को पता चला है कि आपकी इतनी स्टूडियसनेस की वजह से पूरी क्लास ट्रबल में आ गई थी और फिर बहुत पीटा आपको। मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं आ रही है? नहीं। चलिए बताता हूँ। आपने ग्रुप बंक सुना है? हाँ, क्लास पूरा एक साथ बंक मारता है, मूवी यस, यस, जाता यस। है या कहीं बाहर खेलने जाता है। वैसे ग्रुप होमवर्क बंक मारा था। पूरी की पूरी क्लास ने डिसाइड किया था कि हम होमवर्क नहीं करेंगे। हाँ। कुछ याद आया? संस्कृत का होमवर्क था और आप एक लौते थे कि हाँ, हाँ, मैं नहीं करके आऊँगा लेकिन मैं करके आया। मतलब आप होमवर्क करके आए थे। बहुत मुझे याद नहीं आ रहा ये, बट ये सही हो सकता है क्योंकि ये विपुल ने ही बताया होगा। क्योंकि उसकी मेमोरी मेरे से ज़्यादा अच्छी है। बट येस, संस्कृत वाज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड माला टीचर वाज़ माय फेवरेट टीचर। मतलब सी हाँ। 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मेरे फुल मार्क्स आते थे, एक मैथ्स एंड एक संस्कृत। तो संस्कृत में अगर आप सोचो कि सी उस टाइम में जो सिखाया था टीचर ने, उसकी हुँ। वजह से शायद मुझे अभी एडवांटेज होता है कि कहीं पे भी कोई भी संस्कृत में यूज़ करना है तो तुरंत हो जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि गीता का श्लोक की जब हम शुरुआत करते हैं, धर्मक्षेत्रे च कुरुक्षेत्रे मां काश्य पांडवा किम कुर्वन्तु संजय। हाँ, ठीक है? शुरुआत है। तो ये शुरुआत है वहाँ से। तो वो पूरा ऐसा इन्होंने इतने अच्छे से समझाया था ना कि फिर वो अच्छा नहीं लगा कि मैम ने होमवर्क दिया है नहीं करूँ। मुझे याद सही में नहीं आ रहा कि सबने ऐसे डिसाइड किया था, बट अगर विपुल ने बोला है तो सही होगा कि वो और मैं दोनों ऐसे थे कि जो सिंसियर थे, वो भी पढ़ाकू एकदम था, मैं भी पढ़ाकू था। पर शायद हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो आपके दोस्त ने ये कहानी इस तरह से बताई है मुझे
कि पूरी क्लास ने डिसाइड किया था और स्पेशली हमने आपको कॉन्फिडेंस में लिया कि आप भी होमवर्क करके नहीं आओगे, एंड देन आपने हाँ हाँ तो कर दिया, एंड यू आर द ओनली पर्सन इन द क्लास जिसने होमवर्क किया था, एंड द होल क्लास वाज लाइक फ्यूरियस ऑन यू, और वो बहुत गर्म हुए, एंड दैट ऑल हैपेंड। तो मैं आपकी मेमोरी आपके लिए वापस लेके आया हूँ। बहुत अच्छा, सही में मतलब मैंने कहा ना ये हुआ होगा, बट थोड़ा सा इतने साल हो गए कि शायद याद नहीं वैसे भी क्या होता है, हम इंसान हैं, हम्म। तो हमें ना गलती निकालने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अपनी नहीं, नहीं, दूसरों मैंने की। इसलिए तुरंत मान लिया ना कि अगर विपुल ने बोला होगा तो ये सही होगा, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। हम स्कूल के इतने क्लोज फ्रेंड थे कि शायद कोई चीज ऐसी हुई हो जिसमें मेरी गलती हो तो मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरी गलती थी, और वो और आपसे उसको jealous याद भी रहा होगा कि उसको तकलीफ पड़ी है तो उसको याद रहा होगा। वो आपसे जेलस भी बहुत था। अच्छा। उसने खुद ने आज एडमिट किया है कि वो आपसे बहुत जेलस था, एंड वो इसलिए जेलस था कि ऑलवेज देयर वाज अ फाइट बिटवीन यू फॉर द रैंक, और क्रिकेट में वो आपसे बेहतर था। नहीं, रैंक में सही में ये था कि एक हेल्दी कंपटीशन, आज की तरह हमारी कंपटीशन नहीं थी कर, हाँ वो शायद जेलस था या मैं था वो बात भूल जाते हैं, पर हम एक दूसरे को हेल्प करते थे। हाँ अगर मुझे नहीं आता ना तो वो सिखाता था, उसको नहीं आता तो मैं सिखाता था। मैं कहीं लेट हो रहा था तो वो उसकी अपनी साइकिल पे मुझे लिफ्ट देता था। मतलब यहाँ पे कंपटीशन जैसा है कि हाँ, अगर बट इसको कम आ रहा है तो अच्छा है, मैं इसको नहीं बताता। हाँ ऐसा हमारे टाइम पे नहीं होता था, और इसलिए शायद वो फ्रेंडशिप अभी भी है, मतलब वो 90s की फ्रेंडशिप अभी भी 30 साल बाद सेम की सेम है। पर डॉक्टर बनने के बाद इतना व्यस्त हो जाते होंगे, इतना दिन में शेड्यूल टाइट रहता है, इतने लोगों से मिलते हैं, आज की तारीख में उस दोस्ती का क्या मायना है? बहुत, मतलब आज भी अगर कुछ भी तकलीफ लगे तो ये 1-2 फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जिनको रात को मैं कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ और वो कभी भी आ जाएँगे। तो उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। एंड सी मनीष, एक चीज़ मैंने देखी है कि जो फ्रेंडशिप होती है ना, आज विपुल से शायद बात हुए मुझे साल हो गया होगा, 2 साल हो गए होंगे। बट जब भी मिलेंगे तो वो एकदम से अपनापन ही लगेगा कि नहीं, मेरा बिछड़ा हुआ कुछ मिल गया, तुरंत ऐसे लगता है। तो वो फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप की तरह ही, उसमें टाइम, ये बात ज़रूरी है कि भई देना बहुत ज़रूरी होता है। शायद कोविड ने ये सिखाया कि भई एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी था। एंड इसीलिए पोस्ट कोविड मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल थोड़ी काफ़ी चेंज की, जिसके भी बहुत फ़ायदे हुए। चलिए अब आपके एक्सपर्टाइज के पास आते हैं, आप बच्चों के डॉक्टर हैं। लेट्स टॉक विद द बच्चा जन्म होने के टाइम से लेकर हम इस जर्नी को इस तरह से लेंगे कि पहले बच्चा जन्म होने से पहले हमें क्या करना चाहिए, बच्चा जन्म होने के बाद क्या करना चाहिए, और ओवर द एज क्या करना चाहिए, ताकि एक साइकिल से लोगों को समझ आए कि हम इसे बेहतर कैसे बना सकें। गर्भ संस्कार, माँ के पेट के कोख के अंदर में जब बच्चा होता है, गर्भ में होता है, तब संस्कार देने की बात हमारी पुराणों में लिखा हुआ है, हमारे संस्कृति में लिखा हुआ है। आप उसको कैसे देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? एक स्टेप आगे जाएँ? हाँ, आपने बिल्कुल। बोला कि भई हम देखते हैं तो गर्भ संस्कार तो मतलब बच्चे का कंसेप्शन हो चुका है। हाँ, मैं तो ये बोलूँगा उससे पहले जाना है। व्हेन यू आर थिंकिंग, सी यस, आज के ज़माने में होता क्या है कि लोग जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं ना तो वो एक्सीडेंटल होता है। इट्स नॉट प्लान प्रेगनेंसी कि भाई आज मैं रेडी हूँ, पेरेंट बनने के लिए रेडी हूँ, वो जब होता है ना वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। बाकी सब चीजें छोड़ देते बट मेडिकल कंडीशन के बारे में बात कराते हैं। बीइंग अ पीडियाट्रिशियन मैंने ये देखा हुआ है, कई बार बच्चे की स्पाइन होती है, वहां पे गैप होती है और स्वेलिंग जैसा होता है। कई बार ब्रेन का ऊपर का जो वॉल्ट है वो नहीं होता है। ये हाँ, सिर्फ एक सिंपल डेफिशिएंसी से होता है जिसको हम फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कहते हैं। अब ये टेबलेट, 1 रुपए की एक टेबलेट आती है जो मदर को प्रेग्नेंट प्लान कर रही है ना, जब सोच रही है कि मुझे प्रेग्नेंट बनना है, उस वक्त शुरू कर देनी है, नहीं कि जब कंसेप्शन हो चुका है। वो एक टेबलेट 1 महीने पहले से शुरू करने से आप बच्चे में ऐसी जन्मजात बीमारी रोक सकते हैं। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि गर्भ संस्कार से पहले आप ये देखो कि नहीं, प्रिकॉशन क्या हो जाए? प्रिकॉशन, राइट। इंडिया में आप देखते हैं कि कितनी सारी मदर्स, मतलब ऑन एन एवरेज 50% गर्ल्स एनीमिक होती है। अगर वो खुद एनीमिक है तो बच्चे में कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, तो उनका आयरन लेवल नॉर्मल होना ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना ज़रूरी है। और एक चीज़ जो हम मिस करते हैं इंडिया में, वो होता है थैलेसीमिया। सी आपने देखा होगा कि थैलेसीमिया, मैं जिनको पता नहीं उनके लिए बता दूं कि थैलेसीमिया मेजर एक बीमारी है जिसमें बच्चे को हर 2-3 हफ्ते पे या महीने-महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है, और एक ही ट्रीटमेंट है उसकी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अगर आप सक्सेसफुल रहे तो। और रोकने का सिंपल रास्ता, शादी से पहले हम कुंडली मैच करते हैं उससे अच्छा है कि हम थैलेसीमिया मैच करें। मतलब अगर मदर और फादर का थैलेसीमिया स्टेटस हमने चेक कर लिया है और दोनों माइनर हैं, तो चांसेस होते हैं 25% के बेबी थैलेसीमिया मेजर आ सकता है।
50% के माइनर आएगा एंड 25% नॉर्मल आएगा। मतलब सी अगर आप थैलेसीमिया माइनर आए तो यू शुड बी प्राउड, यू आर इन द कैटेगरी ऑफ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को थैलेसीमिया इसलिए बोल रहा हूँ माइनर, ओके। बट जया बच्चन को नहीं है। हाँ। सो द किड्स आर नॉट हैविंग थैलेसीमिया मेजर। ये एडवांटेज है। अगर आपने वो कुंडली मैच किए, दोनों अगर माइनर हैं, तो प्रेगनेंसी जब रही, मैं ये नहीं कहता कि शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तो कई बार, अब मैंने प्रपोज कर दिया लड़की को, उसके बाद पता चला कि ये माइनर है, तो बीमारी तो है नहीं है। हाँ। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, प्रेगनेंसी रही तो उस टाइम पे जो गर्भ है उसकी हम जांच कर सकते हैं। वो जांच जो करते हैं, अगर वो माइनर ही आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर मेजर है तो आप डिसाइड करें पेरेंट्स कि मुझे ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है कि नहीं। सो आपका कहने का मतलब है थैलेसीमिया जैसी बीमारी को होने से पहले रोका जा सकता है। बहुत, और यही करना है हमको। लेकिन ये नॉलेज तो किसी को है नहीं कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी को अगर हम पहले से रोके, जैसे कि एक समय पे था कि मलेरिया को रोकने के लिए प्रिकॉशंस क्या लिया जाता है, या फिर हम बहुत सी बीमारियों को जो पहले थी आज नहीं है, उनके कई प्रिकॉशनरी लिए, तो थैलेसीमिया कैन बी सच थिंग। डेफिनेटली, और उसके लिए तो और कुछ करना ही नहीं है, आपको अपना एक ब्लड टेस्ट करना है। अगर थैलेसीमिया माइनर आया तो सामने वाले पार्टनर का चेक कर लो, नॉर्मल है तो 100% थैलेसीमिया मेजर नहीं आएगा, माइनर है तो 25% चांस है, तो आप चेक करा लो प्रेगनेंसी में एंड रोक सकते हैं। वाह। और किसी को अगर थैलेसीमिया मेजर पहले से हो तो सो इन दैट केस टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया है, गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत कर रही है, और उसकी वजह से ऐसा है कि हम बोन मेरो मैच करते हैं। पहले ये होता था कि बोन मेरो का मैचिंग 100% होता है तो रिजल्ट अच्छे आते थे। सबसे अच्छा सेंटर था हमारा वेलोर का, सीएमसी वेलोर जो है वहां पे हुआ करता था। नाउ डे बाय डे इतने ज्यादा सेंटर्स बन गए, इतने ज्यादा सपोर्ट ग्रुप्स बन गए। जैसे आज मैं अगर अपने पेशेंट जो थैलेसीमिया मेजर है उसका मदर और फादर के बोन मेरो के साथ मैच करता हूँ, और अगर 50% मैच भी हो रहा है तो भी ट्रांसप्लांट हो रहा है। गवर्नमेंट 1-2 लाख दे रही है, एनजीओ 1-2 लाख दे रही है, हॉस्पिटल दूसरी जगह से क्राउड फंडिंग करके पैसे ला रहे हैं, और उसको कुछ नहीं करना है, उसको 50,000 लाख रुपए जितना खर्चा करना है, एंड बच्चे को अगर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा तो फिर उसका जो लाइफ है उसमें बाद में उसको कभी ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ेगा। वाह। सो दिस कैन बी क्योर्ड Yeah. एंड स्टॉप्ड प्री। सो ये थोड़ी सी चीजें थी, मतलब जो आप गर्भ हमें संस्कार से मतलब पहले बच्चे होने से पहले हमें ध्यान रखना है। वन इज लाइक थैलेसीमिया, दूसरा आपने बोला कि हम आयरन की कमी नहीं रखी जाए। लेकिन आपने एक भी कहा कि हमारे यहाँ पे एक्सीडेंशियल होता है, लेकिन बहुत से लोग प्लान करते फिर भी प्लान नहीं हो पाता है। उसका भी रीजन है। सी बहुत अच्छी बात है मनीष, ये मतलब अच्छी नहीं बट जरूरी बात कि हमने ये देखा है कि इनफर्टिलिटी के केस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। प्लान करके कर रहे हैं फिर भी सक्सेस नहीं हो रहा है। हाँ। रीजन उसमें लाइफस्टाइल है। सी आज स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, बैड हैबिट्स इन फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये सब कुछ चीजें, इन सब की सिर्फ मदर्स पे या फादर पे, मतलब दोनों पे असर होती है। अगर फादर को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट है तो उसके स्पर्म काउंट कम होते हैं। मदर को सेम हैबिट है, हमने ये भी देखा है कि मदर भी सेम चीजें करती है, तो उसके ओवम पे इफेक्ट होती है और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज है, और दूसरा शायद ये रीजन भी मैंने देखा है कि इस जनरेशन में अब लेट मैरिजेस बहुत हो रहे हैं। पहले ये होता था कि बच्चे मतलब बहुत अर्ली मैरिजेस होते थे, अब बहुत लेट होते हैं, तो शायद उसकी वजह से भी ये इश्यू आ रहा है। तो राइट एज कौन सी है मैरिज की? जब आप फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं, मैं अपने बच्चे का ध्यान रख पाऊंगा, उसको एजुकेशन दे पाऊंगा, उसको खाने पीने की चीजें दे पाऊंगा, आप जब तैयार हो चुके हैं। सी आज इंजीनियरिंग में अगर आप देखें तो 12 के बाद 4 साल बाद वो 21-22 साल का हो जाता है लड़का लड़की। उस टाइम पे उसकी जॉब अच्छी मिल गई है, यू आर रेडी। अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे मेडिकल में मैं बोलूं, मैंने शादी की थी 26 साल पे। क्यों? क्योंकि मैं तब तक 2000 रुपए महीने का कमाता था। उसमें तो बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसका खाने पीने का ध्यान रखूंगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी होनी पहले सबसे जरूरी है, एंड देन इमोशनल स्टेबिलिटी कि नहीं। कईयों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो उम्र भर निकल जाती है, तो क्या वो कभी शादी ना करे? ये उसमें एक मेन चीज ये है कि ऐसे बहुत पेरेंट हमने देखे हैं हाँ। जब हमारे पास आते हैं, इन बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, इन आईसीयू में एडमिट होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। आपका बच्चा आ गया, आपको कितना खराब लगेगा कि मैं अपने बच्चे की ट्रीटमेंट नहीं करा सकता हूँ। मेरे पास प्रीतम बच्चा एडमिट होता है, अगर वो 1 महीना हॉस्पिटल में रहा, उसका बिल मैं नहीं भर सकता, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने बच्चे का खून कर दिया। तो वो अगर मेंटल प्रिपरेशन नहीं है कि नहीं मैं इसका ध्यान रख पाऊंगा, और अगर आप ला रहे हैं तो आप एक गलती कर रहे हैं। फाइनेंशियल सी एक चीज मैंने देखी है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि सब डॉक्टर्स बने या इंजीनियर बने, सब ने अपना अपना बिजनेस किया है।
बट एक हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से काम किया है। काफी लोग ऐसे भी हैं, कल ही मेरे फ्रेंड के साथ हम लोग सापुतारा एक संडे को पिकनिक पे गए थे, एंड मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, पापा ये आपके साथ पढ़ता था, फिर उसने पढ़ना बंद कर दिया और उसका अभी बिजनेस इतना बड़ा है, अच्छा कमाता है। मैंने कहा वो अच्छा कमाता है अपने आप से, इतना बड़ा नाम जो किया उसने खुद मेहनत कर करके। वो 18 घंटे काम करता था। हम नॉर्मली ये कहते हैं कि आपको 8 घंटे तो सोना चाहिए, हाँ। उसके यहाँ पे वो 18 घंटे काम करता था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, जो काम मिला वो किया और फाइनेंशियली इतना स्टेबल हुआ। उसके बाद उसने अपने जो भी फैमिली लाइफ की, तो आज वो अच्छे से कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ही कर पा रहा हूँ बहुत डॉक्टर की लोग कर तरह, रहे हैं, ऐसा बहुत कोई लोग जरूरी कर रहे थोड़ी हैं। उसके लिए पढ़ना बट जरूरी है, अंगूठे बट छाप लोग भी बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, वो अंगूठा छाप नहीं, पर उनकी वो जो हार्ड वर्क होता है ना, वो बिल्कुल। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे पाए, तो आप खुद पहले स्टेबल होना जरूरी है। अगर मैं अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा हूँ और फिर बच्चा ला रहा हूँ, तो उसके लिए कितनी प्रॉब्लम। और इन सब में ऐसा इनवेरिएबली देखा गया है, बच्चों में कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं। मेरे पास जो एनआईसीयू में भी एक सीरियस बच्चा आया था, पेरेंट की एज बहुत ज्यादा थी। वो इतनी ज्यादा एज पे बच्चा आने के बाद खुद फाइनेंशियली ड्रेन हो चुके थे। अब इस बच्चे को आईसीयू में रखना है, वहीं से उनका स्ट्रगल शुरू हुआ। तो फिर क्या करेंगे? खैर अब तो जमाना ये भी आ गया कि हमें बच्चा चाहिए ही नहीं है, कमा Yes. दोनों रहे हैं और दोनों को ऐसा है कि हमें बच्चा स्टेबल भी है, पैसा भी बहुत है, लेकिन एक So that माइंडसेट is आ गया है कि DINK. बच्चा ही नहीं चाहिए अब। डिंक, डिंक आ गया डबल है। इनकम नो किड। एग्जैक्टली। शॉर्ट में एक बार बहुत करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास में। प्लानिंग कैसे की जा सकती है अगर बच्चे को लाना है लाइफ में तो? ओके, सो बॉडी को हेल्दी रखना जरूरी है। जो भी लाइफस्टाइल्स हमने बताई, जैसे कि बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये बंद करना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, न्यूट्रिशन का अच्छे से ध्यान रखना है। एंड आपने जब भी प्लान किया हुआ है, ये जो 2-3 चीजें हमने आगे बता दी, थैलेसीमिया मैचिंग कर लिया, वो सब करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक दूसरे को ज्यादा टाइम देना। क्योंकि ये देखा गया है, जैसे गर्भ संस्कार का आपने बोला था, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है ना, वो अर्ली 1000 डेज में सबसे ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स मींस 270 डेज, एंड पहले 2 साल मतलब 365 टू 270। तो ये 1000 डेज में ब्रेन डेवलपमेंट इतना ज्यादा होता है कि आपको उस टाइम पे सब कुछ प्लान करके रखना है। एक सिंपल सी चीज बताऊंगा, गर्भ संस्कार, जिसको साइंटिफिक क्या है मुझे नहीं पता, पर हम सब ने माइथोलॉजी में देखा था कि कृष्ण ने अभिमन्यु वाला केस जो है केस पूरा, वाला सुना है, यस। उसको गर्भ में था और सीख गया। हाँ। तो बच्चा तब से सीखता है। तो आपको तब से बच्चे को कुछ ना कुछ सुनाना है। वो सुनाएंगे तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। आप अपना हेल्थ उस टाइम पे अच्छा रखेंगे तो ध्यान, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गर्भ संस्कार के लिए आप मानते हैं कि एलोपैथी या साइंस इस थियरी को मानता है? पार्टली यस, क्योंकि काफी थोड़े पेपर्स ऐसे भी हैं जिसमें ये देखा गया है। सी, मैं ये बोलता हूँ कि एज अ पीडियाट्रिशियन, जो मेरा न्यूबॉर्न बेबी माँ के पेट में है, तो वो अराउंड 16 वीक का हो जाता है, तब से सुनना शुरू कर देता है। रीजन मैं इसका एक सिंपल से एग्जांपल के साथ बताऊंगा। आई रिमेम्बर जब माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट, तो उस टाइम पे शी यूज्ड टू सिंग अ लोरी, जब वो पेट में था तब से ही, कि दीकरो मारो लाडकवायो देवनो दीदेल छे। ओके, नाउ ही वाज एंजॉयिंग दैट। जब वो किक मारता था तब भी वो सुनाती थी, ऐसा था। उसके बर्थ के बाद हमने ये नोट किया कि एक दिन रात को वो बहुत रो रहा था, जैसे आपने बताया ना वो रो रहा था। मैं पीडियाट्रिशियन था, तो मुझे तो ऐसा था कि मेरा बेटा रोआ, चलो अभी चुप करा दूंगा, पर नहीं हो रहा था। फ्रेंकली स्पीकिंग, उसको मैं लेके घूमा, उसको टमी टाइम दिया, सब कुछ किया, इवन मेडिसिन भी दे दी, पर फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आया। एंड सडनली माय वाइफ जस्ट स्टार्टेड दैट लोरी, दिकरो मारो लाडक, एंड ही वाज काम। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन जिससे हम ये बोल सकते हैं कि वो हियरिंग 16 वीक से शुरू था। वो बच्चे को तब से माँ की आवाज समझ में आती थी, तो आज शायद उसकी सूदिंग इफेक्ट आ रही है। जो फैंसी चीजों को करने के लिए बोलते हैं ना, वो सब चीजें शायद अच्छी हैं कि बुरी है, उसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। बट यस, ये चीज तो डेफिनेटली है कि बच्चा वॉइस सुनता है, जब बाहर आता है वही वॉइस उसको जब सुनने में आएगी ना, वो ज्यादा काम फील करेगा, तो उसकी इफेक्ट तो होती है। और जन्म लेते ही एक नई चीज निकल के आई लास्ट 15 साल के अंदर, दैट्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। क्या बच्चे का स्टेम सेल स्टोर करना चाहिए? अगेन डिपेंड्स ऑन फाइनेंसिस। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो कर सकते हैं, नहीं करते तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रीजन, अभी भी रिसर्च फेज में स्टेम सेल का जो भी है, एंड साइंस एडवांस हो रहा है, हमारे ब्लड में से वो स्टेम सेल्स को वापस बना रहा है।
अगर आपने प्रिजर्व नहीं किया है तो गिल्ट में मत रहिए कि मैंने प्रिजर्व नहीं किया है, मैंने अपने बच्चे का नहीं किया हुआ है, ठीक है। बट अगर आपने प्रिजर्व किया हुआ है, वेल एंड गुड, क्योंकि वो कब काम आएगा, किस तरह से काम आएगा, अभी बोलना मुश्किल है। थैलेसीमिया के लिए तो सबसे ज्यादा काम आता है, जो हमने डिस्कस किया है। तो डायबिटीज के लिए आ सकता है, न्यूरोनल डिसीजेस के लिए आ सकता है, बट ये सब रिसर्च फेज में अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो चिंता मत करिए। बहुत सारे केसेस प्रेगनेंसी के टाइम पे ये होता है कि बहुत जल्दी जन्म हो जाता है। अब लेट जन्म तो बहुत कम ही रह गए केस, राइट? 7वें महीने में, 6ठे महीने में आ जाता है, एंड वेट ऑफ द बेबी इज वेरी लो। और मतलब कहा जाता है कि एक हेल्दी बेबी को मिनिमम 1.5 किलो का होना जरूरी है, राइट? और 1.5 से ऊपर होता है तो लोग एकदम खुशी मनाते हैं कि क्या मतलब बच्चा भीम जैसा हो जाता है। आपकी हिसाब से अब टेक्नोलॉजी उसको कितना बचा के रखती है? बिकॉज पहले बच्चे 10 में से 2 बच्चे या 4 बच्चे कभी जीवित नहीं रहते थे, तो सो हाई परसेंटेज। आज की तारीख में वो परसेंटेज नहीं है, ऐसा क्यों? टेक्नोलॉजी, अगेन आपने ही आंसर दे दिया। हाँ। सी, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल सिंपल दूंगा आपको कि हमारे यहाँ पे इंडिया में हम ये कहते हैं कि अगर 500 ग्राम से छोटा बच्चा है ना तो उसको अबॉर्शन बोलते हैं। यूएस में शायद वो 300 ग्राम पे आ गया है कि 300 ग्राम के बेबी को भी वो लोग बचा रहे हैं, 400 ग्राम को भी। 500 ग्राम बहुत ज्यादा कम नहीं है। 500 ग्राम का बच्चा अगर पैदा हुआ हाँ। तो उसको अबॉर्शन बोलते हैं। मतलब हाँ। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका वेट अगर 500 ग्राम है तो उसको अबॉर्शन बोला जाएगा कि भाई ये बच्चा नहीं जिएगा, मतलब ये लाइफ ही नहीं है। ऐसे ऐसे में जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जो मदर का वोम था उसको हम बाहर क्रिएट करते हैं, उसी एनवायरनमेंट को, और उस एनवायरनमेंट में बच्चे को बचा सकते हैं। एंड काफी एनआईसीयूज ऐसे, इंक्लूडिंग आवर्स, जिसमें हमने मिरेकल्स देखे हुए हैं कि ऐसे बच्चे बच रहे हैं, सिर्फ बच नहीं रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं और आगे जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जब बच्चे वापस आपके पास आते हैं तो वो रोते क्यों है? मतलब बच्चा डरता क्यों है डॉक्टर को देख के? ये आज तक समझ में नहीं आया मुझे। शायद अगेन वो अर्ली 1000 डेज वाला आ जाएगा कि जब भी बच्चे आते हैं ना, सी, बच्चे पीडियाट्रिशियन के पास हेल्दी रहने के लिए आते हैं। हाँ। आई एम हैप्पी कि जब बच्चे को सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए लाया जाता है। हाँ। अब होता क्या है, वैक्सीन के लिए लेके आते हैं तब हाँ। उसको पेन थोड़ा तो होने वाला है, इंजेक्शन की हाँ। नीडल प्रिक का। ये आपके ऊपर है, आप उनको कैसे तैयार करते हैं। अगर आपने उनको तैयार किया हुआ है पहले से, तो मैंने ये देखा है काफी बच्चे नहीं रोते, बट कई बार तो घर पे हम बच्चों को डराते हैं, चुप हो जा नहीं तो डॉक्टर प्रशांत के पास ले जाऊंगी, इंजेक्शन लगा देंगे। अब वो इंजेक्शन लगा हेल्दी होने के लिए रहे, वो किसी पनिशमेंट की तरह नहीं दे रहे, बट बच्चे के दिमाग में क्या घुस गया कि डॉक्टर प्रशांत मतलब विलन, वो जाके इंजेक्शन ही लगाने वाले। तो शायद इसकी वजह से भी बच्चे रोते ज्यादा रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते। जब बच्चे रोने के लिए आते हैं तो जन्म के बाद जैसे आपने कहा कि 1000 डेज होते हैं, लेकिन 9 महीने तो कोख में निकल गए, बाकी के 700 दिन उस समय पे हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? स्पेशली एज अ माँ को क्या चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए? इसके लिए ना बहुत अच्छा हमारा WHO का एक फ्रेमवर्क है जिसको हम बोलते हैं नर्चरिंग केयर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जिसके 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मींस बच्चे का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। इंडिया में 1/3 बच्चे लेस देन 2.5 kg के आते हैं, जो होता है वो लो बर्थ वेट बोले जाते हैं। 2.5 के ऊपर हुआ मतलब नॉर्मल है, तो 1/3 बच्चे लो बर्थ वेट आते हैं तो उनमें कॉम्प्लिकेशन होता है। तो उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मदर्स का कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है और कुछ नहीं। ये सिर्फ एक सिंपल मेजर है। सी, माँ के लिए सिर्फ ये एक ही पीरियड ऐसा है कि जिस पीरियड में वो अपने मतलब उसको लैक्टेशन आ रहा है तो वो दूध पिला सकती है। प्रेगनेंसी के बाद के जो 1-2 साल है उसी पीरियड में ये दूध आने वाला है, फिर तो आने वाला फिर नहीं तो है। नहीं आएगा। आप अपने बच्चे को जब ये दूध देते हैं तो उसका ग्रोथ तो अच्छा होता ही है, बट साइंस ये कहता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देने से उसका IQ भी बढ़ जाता है। तो आप शायद ये कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो आती है उसमें, वो ये होती है कि उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन फॉर्म, बच्चे को हमने निग्लेक्ट नहीं किया हुआ है। बच्चा आ गया तो हमने उसके लिए पूरा सब कुछ ध्यान रखा हुआ है। जब भी उसको भूख लगी तो खाना खिलाया, कपड़े चेंज करने थे चेंज कराया, उसको कोई इंजरीज नहीं होने दी, उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन किया। ये सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इन बच्चों के ग्रोथ के लिए एक सिंपल सी गाइडलाइन, अभी तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं मनीष, बट गाइडलाइन तुम्हें जान के ऐसे लगेगा कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और इवन इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहती है लेस देन 2 years old चिल्ड्रन 0 स्क्रीन टाइम, मतलब उसको स्क्रीन दिखाना ही नहीं है। आज तो पहले बिठा के देखते, देख बेटा पापा वहां दिख रहे हैं। दैट इज अलाउड, मतलब अगर पापा दूर है हाँ। तो आप बता सकते हैं कि हाँ। ठीक है, आप हाँ। उनको दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ। और कोई स्क्रीन नहीं। इवन ये तो बहुत हुआ, आई जस्ट वन शेयर वन एग्जांपल। मुझे ना थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें याद आ जाती है बीच बीच कोई दिक्कत नहीं।
मैं एक डिलीवरी कॉल में गया था, एक मदर की डिलीवरी हो रही थी, सिजेरियन सेक्शन था एंड शी वाज कॉन्शियस, बच्चा आया एंड आई जस्ट कांग्रेचुलेटेड हर दैट कांग्रेचुलेटेड यू आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। वहां से मैं अपनी हॉस्पिटल वापस आया, 20 मिनट जितने हुए होंगे एंड आई एम टैग्ड ऑन फेसबुक। ये फेसबुक के टाइम की हाँ। बात है, इंस्टा तो अभी है। थैंक यू डॉक्टर कारिया, वी आर ब्लेस्ड विद बेबी बॉय। तो इतना जल्दी उस बच्चे का फर्स्ट डिजिटल फुटप्रिंट आ गया था। हाँ, तो इसलिए हम बोलते हैं लेस देन 2 ईयर जीरो, उनको दिखाना नहीं है, क्योंकि बहुत डिसएडवांटेजेस है, वो हम बाद में भी बात कर सकते हैं कि भाई क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो है अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, जो हम प्रोवाइड नहीं करते। मैंने कहा ना, ब्रेन का 80 to 90% ग्रोथ पहले 2 साल में हो रहा है। अगर आपने उस बच्चे को सी आपने काफी रिकॉर्ड होल्डर्स बच्चे देखे होंगे, जैसे सूरत की एक बेटी है हमारी, वो डिफरेंट एनिमल्स के साउंड्स 1 साल की एज पे निकाल लेती है, 50 से ज्यादा साउंड्स निकाल लेती है। क्यों? मदर ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, उसको रिपीटेडली एक की एक चीज सिखाई। और ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, वायर हो गए, यूज किए, रिपीटेड यूज किए, फिक्स हो गए, अब उसको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। तो वो अपॉर्चुनिटीज लर्निंग की कैसे मिलेगी? आपके प्रेजेंस से। आप जितना बच्चे के साथ रहेंगे, जितना टाइम देंगे, जितना उसको सिखाएंगे, जितना उसके साथ रीड करेंगे। मैंने ये देखा हुआ है, बच्चे कई बार बुक्स रीड करना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आपने उनको एबीसीडी नहीं सिखाई है ना, तो भी वो अंदर से सब कुछ अपनी तरह से। एक बच्चा 4 साल का हमारे पास आता है, जिसको कोई स्कूल में नहीं गया है, लेकिन जिस तरह से स्कूल के बच्चे फोनेटिक्स करते हैं ना, वो खुद करना सीख गया था। कैसे? एक पेरेंट ने उसको बैठ के कंटिन्यू दिखाया था, ये है, तो वो सीखता है। तो अपॉर्चुनिटीज जो लर्निंग की होती है, वो पहले 2 साल में बहुत होती है। तो आपको बहुत टाइम देना है। मतलब मैं टिपिकली मदर्स को सबको यही बोलता हूँ कि और कुछ नहीं कर पाऊँ तो सिर्फ 3 टाइम ऐसे होते हैं जब बच्चे को टाइम दो। सुबह उठते ही, दोपहर के टाइम और सोने के टाइम। खत्म। दैट इज 15 मिनट्स मैजिक मंत्रा। मतलब, और ये मैंने अपने बच्चे में देखा है कि मैंने जब अपने बच्चे के साथ ये रीडिंग शुरू किया ना, तो आज वो इतनी बुक्स पढ़ता है, 200 से ज्यादा बुक तो हमने अभी नर्मद में डोनेट की कि भाई ये ओके। खत्म हो गई है, अभी इसका क्या करें। तो ये शायद इतनी चीजें अगर पेरेंट्स ध्यान रखें तो हाँ। उनका डेवलपमेंट अच्छा पर होगा। आज के टाइम में तो ऐसा होता है कि बच्चा आया नहीं कि कंपैरिजन शुरू हुआ नहीं। बच्चे की इंस्टा आईडी उसकी जन्म होते ही शुरू हो जाती है। और बच्चों के साथ में ऐसे तो खेलने को बहुत रहता है, लेकिन दोनों ही माँ बाप वर्किंग में होते हैं क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, तो कहाँ उसको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे। बहुत सारी जगह सी, मैंने कहा ना, इंस्टा आईडी क्रिएट करना खराब नहीं है। सी, ये मैसेज ये नहीं है कि आप क्रिएट मत करो। मेरा कहना ये है कि जब आपने रिकॉर्ड करके रखा है ना, सी मेरी बेटी आज 14 साल की, उसका इंस्टा अकाउंट है, बट वो मैं यूज करता हूँ। हाँ, वो मेमोरीज उसकी जो हैं, वो मैं वहां पे रख रहा हूँ, ताकि वो जब बड़ी होगी ना, तो सारी चीजें देख पाएगी, एंजॉय कर पाएगी। हो ये रहा है कि हम बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि आप ये करो, आप वो करो। वो नहीं करना है। आपने अपनी मेमोरीज के लिए, अपने बच्चे की मेमोरी के लिए अकाउंट बनाया, बहुत अच्छा, क्योंकि डिजिटल डेटा अगर मैं अपने मोबाइल में रखूंगा, कितना डेटा हो जाएगा। उससे अच्छा है कि इंस्टा पे रखा, फेसबुक पे रखा, यूट्यूब पे रखा, कहीं पे भी रखा, एंड उसको प्राइवेटली रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। मतलब आई एम नॉट, मैं तो उल्टा इनकरेज करता हूँ। इवन कई बार मेरा अगर आप पेज देखोगे इंस्टा पे, तो मैंने कई बार वैक्सीनेशन के और विद पेरेंट्स कंसेंट, सी इट इज लाइक, मैं जब भी वीडियो डालता हूँ ना, इंडिया में इतना अच्छा है कि रिटर्न कंसेंट नहीं लेनी पड़ती है, बट मैं वीडियो लेने से पहले मैं आपके बच्चे का वीडियो ले रहा हूँ, यहाँ पे रखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दे आर हैप्पी। हाँ ठीक है सर, रखो, कोई बात नहीं, हमें प्रॉब्लम नहीं है, रख सकते हैं, बट उसका यूज इस तरह से होना चाहिए कि कोई हार्मफुल चीजें नहीं हो रही उसके ऊपर कुछ। मैं इसी चीज को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट नया निकल के आया है। जब पेरेंटिंग के आपने 2 साल के अंदर में बात की, तो उस समय पे सारा ध्यान देना है, आपने सारे टिप्स दिए हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की बात की है। फिर 2 साल के बाद दे आर ग्रोइंग, दे हैव द माइंड टू आर्ग्यू, दे हैव अ माइंड टू लर्न देमसेल्फ। खुद खड़े होकर चलने की उनकी कैपेसिटी तैयार हो रही होती है। वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया आज की तारीख में, दैट्स कॉल्ड जेंटल पेरेंटिंग। ये जेंटल पेरेंटिंग को मैं तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना वैलिडेट है। इज इट नेसेसरी? हमारे तो 2 थप्पड़ मारी, आगे बढ़ो फटफट, और हमें फील भी नहीं होता था। आज की जनरेशन ऐसी है, सामने से आपने हाथ लगाया, आई नो द लॉ। लॉ से भी एक सिंपल चीज मैं बताऊंगा, आपका बेटा या बेटी है मनीष? बिल्कुल, है? दोनों है। अगर दोनों है, हाँ, क्या आप अपने बेटे को ऐसा मारेंगे कि उसको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए? नहीं उतना क्यों? नहीं, 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ तक एक ठीक है। थप्पड़, हाँ, 2 थप्पड़। आप जब भी बच्चे को 1 या 2 थप्पड़ मारते हैं ना, उसके ब्रेन में वायर कनेक्शन होता है,
हाँ। कि कोई गलती करता है तो उसको मार सकते हैं। हाँ। जितना छोटा है और जितना जल्दी पनिशमेंट देना शुरू किया वो तब से सीखना शुरू करेगा। इसलिए पीडियाट्रिशियंस और बाकी सब बोलते हैं कि फिजिकल पनिशमेंट स्ट्रिक्ट नो, हाँ। स्ट्रिक्ट नो। सी, जब भी हम मारेंगे ना तो बच्चे को कभी इतना मारेंगे ही नहीं। मतलब कोई भी पेरेंट, कोई भी बाप, कितना भी खराब बाप होगा ना, वो ऐसा तो नहीं मारेगा कि बेटा लहू लुहान हो जाए। फायदा कुछ नहीं है। बच्चे को एक बार मारा, वो दूसरी बार उसको लगेगा ठीक है ये मारता है तो मारने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। आई वाज स्टबर्न, मैंने जैसे बताया ना, मैंने रोड पे लेट के भी वो किया हुआ है। मेरी मम्मी को बहुत परेशान किया है मैंने, एकदम मतलब ठीक है। उस टाइम पे शायद माय मदर वाज के मार सकते हैं, ठीक है, हाँ। वो मारा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं मारा हुआ। बट आज हम ये बोलते हैं कि जब बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है ना, हाँ। ये करता है, तो नॉट अ जेंटल, मतलब जो आप एकदम जेंटल पेरेंटिंग बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं। इट इज अ पेरेंटिंग विद कंसर्न, कि जिसमें एक मैं पनिशमेंट नहीं देने वाला हूँ, बट मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि उसकी जिद पूरी नहीं करूंगा। वो जब भी जिद करेगा, वो हेड बैंगिंग भी कर रहा है ना, सिर पछाड़ रहा है ना, तो पछाड़ने दूंगा उसको। जब तक इंजरी ज्यादा नहीं हो रही ना, मैं करने दूंगा, इग्नोर। एक बहुत सिंपल सी साइकेट्री में मेथड आई है जिसको हम बोलते हैं टाइम आउट। जब भी बच्चे ये जिद करते हैं ना, आप पनिशमेंट देने की जगह पे टाइम आउट मेथड यूज करो। टाइम आउट मतलब जितनी बच्चे की एज उतनी मिनट हमको टाइम आउट करना है, कुछ नहीं करना है। सोचो सिर्फ, कितनी मेहनत के बाद बच्चा है। आपने अभी बोला कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, कितनी मेहनत से बच्चा आया है, कितनी जगह पे प्रेयर्स की होगी तब बच्चा आया हुआ है। फिर उसको मारने का कोई मतलब नहीं है। पर सी, पेरेंटिंग फॉर पीस करके एक हमारी मूवमेंट है जिसके साथ हम बढ़ते हैं, और उसमें एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है। दो लोग, महात्मा गांधी एंड हिटलर, दो के एग्जाम्पल है। हिटलर हैज सीन वायलेंस जब वो छोटा था, एंड आप देख सकते हैं उसने क्या किया, वर्ल्ड वॉर। एंड महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस फादर। उसने गांधी जी ने एक गलती की थी, चोरी की थी। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का प्ले देखा था जिसमें ऐसा था कि नहीं, सच बोलना चाहिए। वो बोल नहीं पाए तो फादर उनके पिताजी को एक चिट्ठी में लिख के दे दिया कि मैंने ये गलती की है, मैंने ये चोरी की है। उसके फादर ने अगर उस टाइम पे पनिशमेंट में फिजिकल पनिशमेंट दी होती तो वो भी यही सीखते कि मारना चाहिए। उनके फादर ने सिर्फ और सिर्फ सत्याग्रह का वो किया, फास्ट। मैं आज फास्ट कर रहा हूँ, तुमने ये गलती की तो मैं फास्ट कर रहा हूँ। और आप देखो वो चीज से गांधी जी क्या सीखे। तो इसीलिए आई मे डिफर फ्रॉम यू, पर एक सिंपल सी चीज, फिजिकल पनिशमेंट एज अ पीडियाट्रिशियन टोटल नो। टोटल नो मीन्स टोटल नो। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनएक्सेप्टेबल होती है, वो छोटे बच्चों में नहीं होती, वो बड़े बच्चों में हो जाती है। जैसे अनएक्सेप्टेबल मतलब, मेरे पास तो काउंसलिंग के केसेस एडोलेसेंट के आते हैं, इसलिए मैं बताऊं। 11 साल का एक बेटा, उसको कुछ बोला दादा ने, नहीं समझ में आया, उसने दादाजी को एक थप्पड़ मार दिया। पापा ने उसको थप्पड़ मारा था, दादाजी की बात समझ में नहीं आ रही थी या पसंद नहीं आ रही थी, तो उसने थप्पड़ मारा। टोटली अनएक्सेप्टेबल, ये नहीं चलेगा। उस टाइम पे उसके प्रिविलेजेस ले लो आप, जिसको हम बोलते हैं अगेन सेकंड मेथड, कि उसको जो प्रिविलेज मिला है ये नहीं मिलेगा। वो एक मेथड हो सकती है जिससे आप ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग कर सकते हैं, कि भाई मेरा बोलना है वही होगा। मोस्ट कॉमन वे जो आपको करना चाहिए वो ये है कि एक्सपेक्टेशन बच्चे से हाई रखते हैं, तो उसको बाउंड्रीज भी देनी चाहिए कि नहीं, ये किया तो ये नहीं मिलेगा, आप ये करोगे तो ही मिलेगा। और इसमें थोड़ा सा फर्म रहना बहुत जरूरी होता है। पर अगेन सेम, पनिशमेंट नो। वंडरफुल, वंडरफुल। अब हम आगे एक और किधर जाए। आपने बहुत सारे पेरेंटिंग सेशंस, एडोलेंस के ऊपर में बहुत सारे सेशंस किए हैं, बहुत सारी काउंसलिंग की है। तो पहले मैं उस पे जानना चाहता हूँ कि आप एज अ डॉक्टर इन पेरेंटिंग सेशन की तरफ पेडियाट्रिशियंस की वजह से उस तरफ जा रहे हैं, या ये एक नीड ऑफ आवर की तरफ से आपने देख के अपने आप को उस तरफ शफल किया है? एडोलेसेंट का मैं बताऊं तो 2014 में मैंने एक एडोलेसेंट का कोर्स केरला से किया था, और उसका रीजन ये था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका बेटा उस टाइम पे बहुत एग्रेसिव था। मतलब 2014, मतलब 11 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी एकदम यंग एज में था, 30s में था। तो उस टाइम पे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये एग्रेसिव है, ये है, वो है। फिर उसने मुझे ना एक मैसेज पढ़ाया अपने बेटे का, 10th स्टैंडर्ड का बेटा उस टाइम पे फेसबुक यूज कर रहा था, एंड उसमें सेक्सटिंग मैसेजेस थे। नाउ इट वाज शॉक फॉर हिम एंड फॉर मी आल्सो कि यार इसको कैसे डील करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा था। देन आई वेंट टू केरला, वहाँ पे डॉक्टर MK नायर है, उनसे मैंने थोड़ा एडोलेसेंट ब्रेन के बारे में समझा कि क्या होता है। एंड ये जो चीज आज मैं बोल रहा हूँ ना, शायद एक बार मैंने भी अपने बच्चे को थप्पड़ मारा हुआ है, एक बार मैं अपनी बेटी पे गुस्सा हुआ हूँ, सिर्फ एक ही बार, बेटी पे तो सिर्फ एक बार ही गुस्सा हुआ हूँ। एंड दैट आई कैन से डेफिनेटली, वो अभी भी आज भी मुझे बोलती है
गोलियां खाते वक्त मेरा फॉल्ट नहीं था, आपने फालतू में मेरे पे चिल्लाया था, सॉरी बोलो। ठीक है, वो बेटे के टाइम पे जो गलती की थी ना, वो बेटे के टाइम पे सुधार ली थी मैंने, और इसीलिए शायद मैं आज इतना वो बोल रहा हूँ कि नहीं करना है। तो ये नीड इसीलिए है कि अगर प्लानिंग किसी भी चीज की होती है ना, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अगर हम कोई भी चीज पहले से प्लान करके रखते हैं, ब्रेन में प्लान करके रखते हैं, रिहर्स करके रखते हैं, तो उसका आउटकम अच्छा आता है। सी, मैं आपको जानता नहीं था, आप मुझे जानते नहीं थे, एक XYZ फ्रेंड की वजह से हम मिले, हम लोगों ने 2 घंटे बात की तो पता चला कि दोनों की वेवलेंथ क्या है। 100% डायरेक्टली अगर हम आज पॉडकास्ट करने बैठे होते तो शायद मैं इतना कंफर्टेबली बात नहीं कर पाता, या आप भी इतना कंफर्टेबली क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते। मैं तो कर लेता हूँ, मेरा तो हाँ, जॉब मतलब है। आपका जॉब है, मेरे लिए मतलब ये बोलो कि जस्ट एग्जांपल कि भाई ये चीज कि एकदम इजी हो जाता है, तो वो प्लानिंग सब चीजों की अगर करते हैं तो बहुत फायदा होता है। ओके, एज अ डॉक्टर, जो दुनिया डॉक्टर की चलती है, जो दवाइयों की दुनिया चलती है, डॉक्टर इज अ जॉब दैट यू आर डूइंग इट, क्या ये बिजनेस नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है। तो बहुत से डॉक्टर्स बिजनेस करते हैं, ऑनर्स करते हैं, और इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई है। नाउ इट हैज बिकम अ माफिया काइंड ऑफ बिजनेस माफिया। कोई भी एक प्रोफेशन बता दो जिसको बिजनेस की तरह नहीं लिया पर जा रहा डॉक्टर आज। को नहीं, जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसको क्यों नहीं, क्यों इस तरह से बनाया मैं जा वही रहा बोल रहा हूँ, रीजन कई बार ये होता है कि सी, डायरेक्टली किसी भी डॉक्टर को आज आप 100 डॉक्टर्स हैं, उसमें से अगर 5 डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं तो 95 तो अच्छा ही कर रहे हैं ना। हम 5 को देख के उनको माफिया का लेबल दे रहे हैं। कई बार इसमें रीजन क्या होता है, मेरे टाइम पे कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं थी, जैसे मैंने बताया ना, डिस्ट्रैक्शन क्यों अवॉइड किया था, अगर मार्क्स आया, रैंक्स आए तो एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे करके मैं पढ़ा ना, पूरी मेरी पढ़ने की जो फीस थी बीजे मेडिकल कॉलेज में 1500 रुपए पर ईयर में मैं पढ़ता था, मतलब 10,000 रुपए में मैं डॉक्टर बन गया हूँ। आज जिसके मार्क्स नहीं आते, जिसको डॉक्टर बनना होता है, वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का डोनेशन देते हैं। तो ये माफिया का गेम ही हो गया पूरा का पूरा। नहीं, वो डोनेशन जब दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनमें वो जो एम्पैथी वाला पेशेंट के लिए आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा। उनको यही होता है मैंने तो इन्वेस्ट किया है। आप कोई बिजनेस में जा रहे हो, डॉक्टर के प्रोफेशन को बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता था। सी, 2 प्रोफेशन सबसे रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, एक टीचर्स और एक एक डॉक्टर। डॉक्टर्स, क्योंकि टीचर्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स बनाते हैं। मेरे टीचर्स को आज भी मैं कहीं पे भी मिलता हूँ, मेरे टीचर्स को मैं पैर छूता हूँ पब्लिकली, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। 100%। और मेरे पेशेंट्स आज मैं जब देखता हूँ कि जिनको मैंने अच्छा किया है, वो जब आपको रिस्पेक्ट देते हैं ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज जब आपने उसको नोबल प्रोफेशन की तरह लिया है तभी। बाकी आप देखो आज ट्यूशन क्लासेस टीचर्स के जो बन गए हैं, उसमें भी माफियागिरी आ गई है, सब लोग सिर्फ फीस ले रहे हैं। 100%। जो इवन दिल एजुकेशन से हैज बिकम जो दैट। दिल से पढ़ाने वाला था ना, मुझे याद है, मैं मैथ्स मेरा इतना अच्छा था तो मैंने ट्यूशन नहीं लिया था 12th में। विपुल ने मुझे फोर्स किया था कि नहीं, अगर मेडिकल में जाना है तो ट्यूशन लेना पड़ेगा। आई वॉज नॉट रेडी टू टेक द ट्यूशन, रीजन बीइंग सिर्फ एक ही, अफोर्डेबल नहीं था मेरे लिए। उस टाइम पे 7,000 8,000 रुपए का ट्यूशन फीस देना पॉसिबल नहीं था। मेरे मैथ्स के टीचर हैं, सरजी सर है मेरे, तो आवी तो जा जोई लेशु। आवी तो जा मीन्स जब साल शुरू हुआ तब से लेके एंड तक उन्होंने मुझसे फीस मांगी ही नहीं, बाकी सबसे फीस ली थी, मेरे से फीस नहीं ली थी। बट अंदर से वो हो रहा था, पापा से जैसे तैसे करके पैसे कहीं से जुगाड़ करके उनको दिए, उसमें से थोड़े से पैसे सर ने निकाल लिए, एंड ये मेरी फीस बाकी ले लो। तब मैं सीखा कि टीचर अगर स्टूडेंट के लिए इतना कर सकता है तो डॉक्टर्स को भी यही करना चाहिए। तो आज वो सर नहीं, कोई भी ऐसा पेशेंट आता है ना, तो हम मेरे हॉस्पिटल में, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी, मैं और मेरा पार्टनर दोनों एक ही चीज बोलते हैं, हॉस्पिटल में 10% बेड्स आर फ्री बेड्स, प्राइवेट हॉस्पिटल में। मतलब 50 बेड की हॉस्पिटल है, तो अगर 5 पेशेंट ऐसे हैं, 50 पेशेंट एडमिट है 50 बेड में, तो 5 पेशेंट उसमें से अगर एक पैसा भी नहीं भरते तो हम जाने देते हैं। रीजन बीइंग, मुझे तो 45 एडमिट है, मेरी अर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है, वो 5 एक्चुअली नॉन अफोर्डिंग है, उनको मैं पढ़ा मतलब जो करूंगा तो मेरे लिए फायदा ही है। 100%। बट जो आपने पूछा ना कि काफी जो जिन लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हो ना, उनको फिर होता है कि रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। आपने शेयर मार्केट में पैसा रोका तो वहां से वापस आना चाहिए, आपने एजुकेशन के लिए डाला है तो वापस आना चाहिए, तो शायद ये प्रॉब्लम आता है। बट जितने भी डॉक्टर्स अभी बने उनको सबको मैं ये बोलूंगा कि एक बार किसी की लाइफ चेंज करोगे ना, तो आपको बहुत मतलब सी, वो कहाँ काम आएंगे ना आपको पता नहीं लगेगा। अगेन एक, शायद मैं थोड़ा लंबा बोल जाता हूँ मनीष, बट चलेगा, चलिए कंटिन्यू करिए। 19th April 2003, हाँ। that was the first
इंडिपेंडेंट केस जो मैंने बचाया था। मैं अपनी रेसिडेंसी में था, पीडियाट्रिक्स कर रहा था। उस टाइम पे रात के 2 बजे इतनी ज़्यादा हेवी इमरजेंसी थी, ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा थी। मांड 2 बजे सोने का टाइम मिला था, पूरे दिन के काम के बाद। और उस टाइम पे अचानक से सिस्टर ने आके बोला कि सर एक बच्चा आया हुआ है, फादर लेके आए हैं, 3 हॉस्पिटल में जाके आया, वहाँ पे मना कर दिया कि बच्चा नहीं है। तो मैंने कहा फिर मुझे क्यों उठा रहे हो? मतलब उस टाइम पे हालत ऐसी थी। बट वो सिस्टर इतनी सिंसियर थी, उन्होंने बोला कि सर आप एक बार देख लो ना, मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट बीट है। सी 3 हॉस्पिटल जाके आया था, वहाँ पे मना कर दिया था। तो उसको जब सिस्टर ने ऐसा बोला ना, तो वापिस थोड़ा थका हुआ भी मैं उठा एंड देखा कि हार्ट बीट ओकेजनल आ रहे थे, मतलब वो सांस नहीं ले रहा था, आ रहा था। फादर कांस्टेबल था उस टाइम पे। तो कुछ भी नहीं होगा तो उसके पास कुछ नहीं था एंड हमारी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी, हमें फ्री में ही ट्रीटमेंट देनी थी। वो प्राइवेट में 3 जगह पे जाके आया था। हमने बोला कि नहीं है, बट बिकॉज कांस्टेबल बोला था तो बोल दिया कि ये हार्ट नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, ओकेजनल है, हम कोशिश कर रहे हैं। हमने कोशिश करना शुरू किया, मैंने और वर्षा सिस्टर ने। हम दोनों ने थोड़ी सी जो मेडिकल मैनेजमेंट शुरू की। आयरनी उस बच्चे को वेंटिलेटर पे रखना जरूरी था। और हमारी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस टाइम पे वेंटिलेटर नहीं था। उसको अगर मैं वापिस ला दूंगा, हार्ट भी ला दूंगा, सांस भी ले आऊंगा, फिर भी उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, वो तो है नहीं। बट बिकॉज आया है, ड्यूटी पे हूँ, काम करना पड़ेगा, उसको हमने बचाने की कोशिश शुरू की। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट तक ऐसे ज्यादा रिस्पॉन्स आया ही नहीं। एंड मेडिकल साइंस कहता है कि अगर 30 मिनट फुल एफर्ट करने के बाद रिजल्ट नहीं आते, छोड़ दो, नहीं बचेगा। बट हार्ट बीट शुरू था, सिस्टर एक्सपीरियंस थी, मैं तो मतलब नया नया रेसिडेंट था। तो उन्होंने बोला कि सर अभी थोड़ा 10-15 मिनट और मेहनत कर लो, इतना मेहनत आपने किया है। अब 2 चीजें थी, एक रिजल्ट नहीं मिल रहा था, दूसरा थकान ज्यादा थी। रात का 2:30-3 बजे का टाइम, आप सोचो पूरे दिन काम करने बिल्कुल के बाद उस टाइम पे हालत कैसी होगी। फिर भी हमने शुरू किया एंड देन सडनली दैट गर्ल स्टार्टेड ब्रीदिंग। अब वो ब्रीथ शुरू हुआ उस टाइम पे, फिर हमने नहीं छोड़ा उसको। वो 2-3 घंटे तक उसके पीछे एक ही। एंड आयरनी ये थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो दूसरे इतने सीरियस पेशेंट आते हैं, बट देन दूसरे स्टाफ ने उस टाइम पे संभाल लिया। हम सिर्फ इसी बेटी के पीछे थे। उसका सांस शुरू हो गया, हार्ट शुरू हो गया। अब क्वेश्चन, वेंटिलेटर नहीं है। अब वेंटिलेटर के बिना तो ये बचेगी नहीं, क्योंकि शुरू हो गया पर ये वापस बंद हो जाएगा। इसलिए हमने फादर को बोला कि आप इसको दूसरी हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां पे वेंटिलेटर होगा, वहां पे रख देते हैं। उसने सिर्फ एक ही चीज बोली कि सर 3 जगह से मुझे मना कर दिया कि ये बच्ची मर गई है। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि हार्ट और सांस है, जो होना है यही होने दो, हम नहीं ले जा रहे। ट्रस्ट, द ट्रस्ट हैज कम अप। अब वो नहीं नहीं वो ट्रस्ट आ गया, पर हमारे लिए मुश्किल ये होगी कि अगर मैं जो ब्रीथ दे रहा था बैग से, वो बैग बंद कर दूंगा तो इसकी सांस बंद हो जाएगी। और रात के 4-5 बज चुके हैं। अब अगर दूसरे पेशेंट का राउंड नहीं लूंगा तो उनका कैसे होगा। आप नहीं मानोगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि फादर ने कहा ठीक है सर, मुझे सिखा दो, मैं कर लूंगा। स्वीपर कहता है सर एक काम करो, आप राउंड खत्म करो, सिस्टर के साथ बैठ के मैं करता हूँ। वो 15 साल से उसी हॉस्पिटल में स्वीपर था, उसको पता है कि बैग से कैसे सांस देते तो बच्चा जिएगा। हम लोगों ने कुछ भी करके उस बच्ची को पूरा रात निकाल दी, सुबह 8 बजे तक, कि अब हम सर आ जाएंगे, हमारे सीनियर मैडम जयश्री मैडम आ जाएंगी, तो मैडम को बोल के इनको शिफ्ट करने के लिए समझाने का बोल देंगे। हमसे तो नहीं हो रहा शिफ्ट होने का, पर ये वेंटिलेटर के बिना नहीं होगा। उससे सिस्टर और मैं अल्टरनेट बच्चे को बैग से ब्रीदिंग दे रहे हैं, वो चल रहा है, दूसरी दवाई शुरू की है। जब मैडम आए, पता नहीं क्या हुआ, मैडम ने बोला एक बार डिस्कनेक्ट करो इसको। हमने डिस्कनेक्ट किया, ऑक्सीजन कम होना चाहिए था, डिस्कनेक्ट कर दो, नहीं हुआ। मैजिक, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ ऑक्सीजन पे रख दिया, वेंटिलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी। आज वो लड़की, मैंने बोला ना 19 अप्रैल 2003, 22 साल की हो गई। हर बर्थडे पे मेरे से फोन पे बात होती है, एकता नाम है उसका। फादर हर बर्थडे पे फोन करता है। आज कंप्यूटर इंजीनियर बन चुकी है, यूएस जा रही है। सो ऐसी जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो किसी प्रोफेशन में नहीं मिलेगी आपको। मैं मेरा सवाल ही भूल गया, आपकी इस कहानी के पीछे इतना मंत्रमुग्ध हो गया था। बट दिस मेडिकल लाइन इज नाउ बिकमिंग बहुत टफ होता जा रहा है लोगों के लिए। डॉक्टर डराते बहुत है यार। मतलब अभी के अभी, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे ऐसा ही था कि कई बार हार्ट पेशेंट्स आते हैं, हमने हमारे समाज के अंदर में रहिएगा और देखिए सब कुछ समृद्ध है, एंड अभी के अभी करोगे तो बच सकते हैं, बाद में पता नहीं, अभी के अभी ऑपरेशन करवाइए। He doesn't have a chance to take a second opinion also
और और फिर पता चलता है केस बिगड़ गया या फिर अननेसेसरी हो गया। ये बहुत ज्यादा होने लगा है सर। मैंने कहा ना, सिक्के की दो साइड्स होती हैं। मैं ऑपोजिट साइड पे हूँ। अभी आप कोई भी मेरी फैकल्टी का जो डॉक्टर होगा, मैंने ये देखा हुआ है कि किसी भी जगह पे आप जाओगे, कोई भी अच्छी हॉस्पिटल या जो भी आपकी ट्रस्टेड है, सी आज आपकी बेटी या बेटा जो भी है, उसको जिस पीडियाट्रिशियन को आप दिखाते होंगे, उसके ऊपर एक ट्रस्ट तो आ गया होगा आपको। सेम चीज़ है कि अगर हमारे ट्रस्टवर्दी डॉक्टर्स जो हैं, सी हर जगह पे अलग-अलग टाइप के लोग होंगे, बट एक जगह पे अगर ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं ये ज़रूरी है, हम्म। सी एंड कई बार ये होता है कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो होते हैं ना, वो बहुत कीमती होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ये केस मैंने आपको बताया, उसमें अगर वो जिस टाइम पे हम छोड़ रहे थे ना, 30 उसी मिनट हो समय गए, पे साइंस ने बोला कि छोड़ दो, पर उस टाइम पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट दिया, तो उसी टाइम पे मतलब सेम चीज़ होती है कि अगर वो जो डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं इमरजेंसी है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है एंड सेकंड ओपिनियन भी आपने लिया, सेम चीज़ आ रही है। और आजकल सी पहले आपने ही बताया कि 2-4 बच्चे एक्सपायर हो जाते थे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था कि भाई ठीक है ना, बाकी सब है। आज सबके पास एक सिंगल चाइल्ड होता है। मैं तो पीडियाट्रिशियन हूँ, इसलिए चाइल्ड का ही बारी-बारी आ जाता है हाँ, कि उसके लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वो हर पेरेंट करना चाहते हैं। बट बिल्कुल। अगेन जो भी चीज़ आ रही है उसमें कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आज मेरे यहाँ पे जो अफोर्डिंग पेशेंट नहीं होते हैं, आई एम हैप्पी टू सी कि गवर्नमेंट ने योजना जो बनाई हुई है, जिसका कई लोग मिसयूज़ भी कर रहे हैं। डॉक्टर्स को कंप्लेंट ये रहती है। मुझे ये लगता है कि जो काम गवर्नमेंट ने किया ना, बहुत अच्छा किया है कि आज 1 किलो के छोटा बच्चा है, उसको आईसीयू में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी, गवर्नमेंट पे करेगी। वो किसके लिए? नीडी के लिए। लेकिन जो मर्सिडीज़ में बैठता है ना, वो भी वही एडवांटेज लेता है और दूसरे को वो एडवांटेज नहीं लेने देता है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स की कंप्लेंट क्या आती है? जनरल पब्लिक खराब है। और जनरल पब्लिक की क्या है कि डॉक्टर्स को तो पैसे ज़्यादा कमाने हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अब ये योजना में नहीं होगा, अब इसको यहाँ ले जाओ तो अच्छा होगा। सो एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट का है ना, वो हमें कहीं न कहीं मतलब पिछले जो टाइम का था, मतलब ये शायद इसीलिए हो रहा है कि डिजिटल उसमें मेरे एक फ्रेंड ने बहुत अच्छा बोला था मुझे कि फेसबुक पे तेरे कितने फ्रेंड हैं? तो मैंने कहा 5,000 और तेरे रियल लाइफ में? मैंने कहा 2। हम्म। एंड रियली आज 2 ही फ्रेंड ऐसे हैं कि जिनको कुछ भी तकलीफ होगी, इनको मैं मिलने के लिए कभी भी बोलूँगा, कुछ भी कर लेंगे वो लोग। तो ऐसे कनेक्शंस हमको पेशेंट डॉक्टर के ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आ, जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी के अंदर में 5,000 दोस्त है लेकिन 2 ही दिखते हैं आजू बाजू में। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी आपकी जगह ले रही है। हाँ, एआई इज टेकिंग योर स्पेस, रोबोटिक्स इज टेकिंग योर स्पेस। हमें कुछ भी जानना है, आपने किसी बीमारी का नाम लिया, गए चैट जीपीटी पे, ढूंढा उसका सिम्टम, ढूंढे उसके इलाज। तो आपकी जरूरत कहाँ बहुत है। है? आज मनीष सर्च करेगा चैट जीपीटी में, प्रशांत सर्च करेगा, उसमें बहुत फ़र्क आएगा। रीज़न बीइंग मेरे पास जो डेटाबेस है ना, जो मेडिकल का डेटाबेस जो मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी है जिसको मैं अच्छे से डिफरेंशिएट करूँगा। सिंपल एग्ज़ाम्पल, आपने हेडेक सर्च किया कि मुझे हेडेक हो रहा है, हाँ। चैट जीपीटी आपको डायग्नोसिस में ये भी देगा कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। बट जो डॉक्टर के पास जो दूसरी नॉलेज है, सी हाँ। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि टेक्नोलॉजी खराब है, एंड इवन आई यूज़ एआई, जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ ये है, जो स्मार्टली चैट जीपीटी को यूज़ कर लेंगे ना, वो दूसरे डॉक्टर्स को डेफिनिटली रिप्लेस करेंगे। वो रिप्लेस नहीं हो जाएँगे। सी हाँ। आज रोबोटिक सर्जरी जो कुछ भी कर रहे हैं जो लोग भी, उसमें भी वो आपके हैंड ग्रिप से सीखता है। जितने भी रोबोट्स होते हैं ना, वो सर्जिकल स्किल उनमें होती नहीं है। वो आपकी स्किल जो होती है उससे सीख रहे होते हैं। तो वो जब सीख रहे होते हैं, तो अगर आपकी स्किल नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला। आपकी स्किल है तो डरिए मत, वो आपको कभी रिप्लेस नहीं करेंगे। बट येस, जो लोग यूज़ नहीं कर रहे उसको आप लोग रिप्लेस कर देंगे। आपने पूरी लाइफ एलोपैथी के साथ निकाली है। साइंस को तो देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग, वन ऑफ द डॉक्टर, इफ आई कैन टैग हिम विथ रिस्पेक्ट, डॉक्टर विश्वरूप रॉय करके हैं कलकत्ता से। उनका ये कहना है कि एलोपैथी साइंस किसी भी बीमारी को क्योर नहीं कर सकते। ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट। वो सिर्फ ये कहते हैं कि उनका रिसर्च ये कहता है कि एलोपैथी सिर्फ या तो बीमारी को दबा सकता है या रोक सकता है, मगर क्योर नहीं कर सकता। गलत, क्योर आपका, गलत। दैट री इज व्हाट हिज रिसर्च एंड हिज मैं आपको सेज। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, जो है उनकी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट। हम कोई और चीज़ नहीं देखते, हम एक ही चीज़ देखते हैं, थैलेसीमिया। हम्म। सी जो चीज़ से हमने शुरू किया है वहीं पे हम आते हैं वापस। हम्म। थैलेसीमिया मेजर की डेफिनिटिव ट्रीटमेंट इज़ ओनली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हम्म। आज एलोपैथी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करता है एंड जो सक्सेस होता है उसमें एक बार भी फिर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देने पड़ेगा। तो ये क्योर नहीं हुआ तो क्या हुआ? ओके।
I surrender here just because I'm not the expert. नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि नहीं, So I can't simple- argue with this point of it. But there is other दूसरी पद्धतियां भी चलती हैं, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक जिसको बहुत ज्यादा कहा जाता है। अब तो सनातन वेद, आयुर्वेद ये सब बहुत ज्यादा रोल में आने लग गए हैं, ऑर्गेनिक रोल में आने लग गए हैं। तो इन पद्धतियों पे आपका कभी भी झुकाव नहीं देखा है? जो चीज मुझे नहीं आती वो मैं करूंगा तो उसमें एक्चुअली खराब करूंगा। जो चीज मुझे आती है वो मैं करूंगा तो अच्छा करूंगा। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, जैसे धन्वंतरी आपने बताया, चरक संहिता, ये सब चीजें ऐसी थी कि जो सालों से आ रही है। सी पहले ये बोलते थे कि नाड़ी देख के वो आपका डायग्नोसिस बताते थे, तो आज के डॉक्टर भी बता सकते हैं, लेकिन वो एडवांस चले गए। अच्छा, हार्ट की कोई तकलीफ है, नाड़ी नहीं देखी हमने, इको देख लिया, डायरेक्टली पता चल गया, हमने एंजियो कर लिया, डायरेक्टली पता चल गया। बट यस, वो सारी पथीज जितनी भी पथी हैं, इवन अपने योगा का जो है, सी आज इंडिया योगा के लिए हब माना जाता है और दूसरे कंट्रीज के लोग उसको बहुत अच्छे से लेते हैं। तो जो भी पथीज में जो भी अच्छे लोग हैं वो उस फील्ड में आगे जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। अगेन एक एग्जांपल, मेरी बिल्डिंग में एक लड़की रहती है जिसको डाउन सिंड्रोम बीमारी है, ठीक है। इस बीमारी में बच्चा थोड़ा सा डिसेबल्ड होता है, मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहता है। ऑटिज्म जिसको बोलते हैं? नहीं, ये डाउन सिंड्रोम मतलब ऐसी बीमारी जिसमें आपके बॉडी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। अभी जो सितारे जमी पे मूवी आई उसमें तो उस लड़की को उसकी वजह से थोड़े से इश्यू ऐसे हैं कि वो थोड़ा डेवलपमेंट डिले रहता है उसका। उसके पेरेंट्स ने इस तकलीफ को, एलोपैथी में तो इसकी ट्रीटमेंट है ही नहीं, आपको डाउन से मतलब डाउन से, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर नहीं है एलोपैथी के पास भी। अदर पथीज उन्होंने जो यूज की उसमें उन्होंने योगा यूज किया, उससे दूसरी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स उसको हो रही थी लड़की को वो नहीं हो रही है। सेकेंड, आज उस लड़की को रबर गर्ल ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि योगा की वजह से अगर इसके बॉडी से ये बीमारियां गई हैं, उन्होंने पूरा फंडिंग वो करने का प्लान किया है कि एक लड़की में अगर योगा से रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम, और वो भी डाउन बच्चे में, तो हम इसको आगे रिसर्च ले जाते हैं। अब वो रिसर्च मैं करने बैठूंगा खराब करूंगा, मेरा फील्ड ही नहीं है। Okay. जो कर रहा है उसको करने दो, इसलिए मैं किसी पति के अगेंस्ट में नहीं हूँ कि ये पति खराब है, लेकिन आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है। मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है। ओके। आपने बहुत सारे पेरेंटिंग सेशंस लिए हैं और बहुत सारे एडवांस केसेस आए हैं। आजकल एक केस के ऊपर में बहुत बातचीत होती है, दैट इज कॉल्ड फीडोफिलिया। ओके, पीडोफिलिया जो कहा जाता है बाल यौन शोषण, सीधी भाषा में कहा जाता है। क्या ये एक बीमारी है या ये एक शैतानी क्राइम है? सी पीडोफिलिया ऐसे बीमारी इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि ये जो बाल यौन शोषण होता है ना, ये जो करने वाला होता है ना, उसको कोई बीमारी नहीं होती है। वो समाज में एकदम रेप्यूटेड होता है, उसकी बहुत इज्जत होती है, उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है, और उस इन्फ्लुएंस को वो यूज करके इस चीज को करता है। पिंकी विरानी करके एक ऑथर है जिनकी एक बुक है बिटर चॉकलेट, द बिटर चॉकलेट करके। इस बुक में 100 ऑफ केसेस हैं जो पुलिस के पास रिकॉर्ड हुए हैं जिसमें बाल यौन शोषण हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है, उन्होंने एक रिसर्च किया है, उसका भी डेटा शॉकिंग है। ये सब जो डेटा है ना, इस डेटा में एक सिंपल सी चीज थी, हम बाल यौन शोषण मतलब क्या, रेप को से बाल यौन शोषण बोलना चाहिए? इट्स अ मेंटल गेम आल्सो, लाइक बैड टच और भी आ जाता है। तो वो जो है उस स्पेक्ट्रम में सिर्फ खराब स्पर्श नहीं, खराब देखना भी आ गया। आपने किसी के सामने खराब नजर से देखा, आपने किसी को खराब रीत से छुआ, आपने किसी के सामने ऐसे कपड़े चेंज करे उसका फोटो लिया, कुछ भी, स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है बाल यौन शोषण का। बट ये करने वाले लोग जो होते हैं वो, मैंने कहा वैसे, एक रिपीटेड होते हैं, एंड 85% ऑफ केसेस बच्चे के नोन होते हैं। नोन क्यों होते हैं? क्योंकि इसको पता है कि अगर मैंने इस बच्चे के साथ यौन शोषण किया तो ये मेरी कंप्लेन नहीं करेगा, मेरी सीक्रेट रखेगा। जब मैं इसके साथ कुछ गिफ्ट दूंगा, कुछ ग्रूमिंग करूंगा, तो जो मुझे करना है वो करने देगा, और उसकी वजह से होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि ये रिपोर्ट नहीं होते हैं केसेस। So it's a purely crime, not any. It's a purely mental crime. Yeah, it's done by a normal people, so it's not a disease. कोई डिसीज नहीं है, वो जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वही ये चीज करते हैं। एंड अगर गवर्नमेंट ने यही बताया कि 1/3 ऑफ बॉयज एंड एवरी सेकेंड गर्ल इज बीन अब्यूज्ड बिफोर द एज ऑफ 18 years, बट कंप्लेन नहीं किया आपने, तो हुआ क्या? जो यौन शोषण कर रहा था उसकी हिम्मत बढ़ गई, वो एक की जगह दूसरे का करने लगा, दूसरे की जगह तीसरे का। आपने पेपर में पढ़ा होगा, टीचर
17 लड़कियों को किया। अब 17 लड़कियों को जब उसने यौन शोषण किया, अगर उसमें से पहली लड़की ने कंप्लेन कर दी होगी तो 17 तक तो बात ही 17 नहीं का बनती। नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि लड़की का होता है, लड़कों का भी हो रहा है। मतलब ये जो हाँ, चीज है, हाँ, ये सत्यमेव लड़कों के जयते साथ। हमने देखा था आमिर खान के उसमें, हाँ, जब उन्होंने मूवी में एक एडल्ट आया कि मैं छोटा था तब मेरा यौन शोषण होता था। अब ये छोटा था तब जो होता था उसकी बहुत ज्यादा डिप्रेशन की इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट लाइफ में आती है। इवन इनकी जो जेंडर आइडेंटिटी होती है वो पूरी चेंज हो जाती है। तो वो सब चीजों की वजह से ऐसा है कि रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है यौन शोषण का। इसी सब्जेक्ट के ऊपर पे कि जो आपने कहा जेंडर आइडेंटिटी, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसका इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ बिकॉज ये जन्म से भी हो सकता है। दैट इज लाइक लड़का कैसे होता है, तो क्रोमोसोम्स आते हैं जो जिस बारे में बहुत रिसर्च लिखा हुआ है। तो LGBTQ ये एक पूरी फाइट चली थी। ये जो अलग अलग लक्षण हैं जिसे एक्सेप्टेबल अपने समाज में या हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल से मिलता है, ये बाई बर्थ होता है या इसमें एक चेंज आता है जेनेटिकल, हाँ, या इसे क्रिएट किया जाता है? ओके, मनीष, इसमें मेन चीज ये होती है कि LGBTQ जैसे है कि भाई लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, ये सब जो चीजें हैं ना वो लेबल्स हमने किए हुए हैं। बट सबसे जरूरी अगर एक चीज आप सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हो वो होता है जेंडर आइडेंटिटी। सी बच्चा एज अ पीडियाट्रिशियन जब भी मैं किसी भी बर्थ पे पैदा होता हूँ तो मैं लिंग या योनि देख के बताता हूँ कि बेटा या बेटी है। बिल्कुल। ठीक है, पेनिस वजाइना देख के हमने उसका डायग्नोसिस कर दिया कि ये बेटा है, ये बेटी होगी। किसी किसी में कंफ्यूजन हो ऐसे भी पिक्चर्स आते हैं, क्या बात तो कर उस टाइम पे हम उसका क्रोमोसोमल स्टडी करा देते हैं कि भाई 22XX है मतलब फीमेल है, हाँ, 22XY है मतलब मतलब मेल है। मेल है। तो इस तरह से हम बोल देते हैं। बट यहाँ पे हम अटक जाते हैं। जो जेंडर आइडेंटिटी है ना उसके ऊपर है। मतलब अगर किसी लड़की मतलब बर्थ पे उसकी योनि है, उसका हमने क्रोमोसोम स्टडी किया, उसमें 22XX आया, फाइन। बट जैसे जैसे वो ग्रो होती है उसकी जेंडर आइडेंटिटी में ऐसा आता है कि नहीं मैं तो मस्कुलाइन हूँ, मैं तो मर्द हूँ। ऐसे उसके जो थिंकिंग शुरू होती है। सी, जेंडर आइडेंटिटी कभी फिक्स नहीं होती कि मतलब आज जो बच्चा पैदा हुआ उसको ऐसा था कि हम सब ने बता दिया कि आप लड़का है या लड़की हैं तो उसने मान लिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा होके उसकी खुद की फॉर्मिंग होती है कि नहीं मैं तो लड़का हूँ, मैं तो लड़की हूँ, ऐसा हो जाता है। ऑपोजिट फील होता है। और हाँ, ऑपोजिट फील होता है। और कई बार उसकी वजह से ये होता है कि आप लड़की हैं फिर भी आपको फील लड़के जैसा हो रहा है, तो आप लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गए। आप लड़के हैं, सी हमने हमारे समाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि कोई लड़का अगर थोड़ा लड़की जैसा हो तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको एकदम से अलग अलग नाम से बुलाते हैं। वो नहीं करना चाहिए। सी उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसमें वो जो फील करता है वो करने देना चाहिए। इवन हमने तो ये एज अ पीडियाट्रिशियन मैंने ये केसेस ऐसे भी देखे हुए हैं कि बाय बर्थ लड़का था बट वो बड़ा होके उसको फीलिंग आई कि नहीं मैं तो लड़की हूं, तो जेंडर आइडेंटिटी लड़की की लाने के लिए उन्होंने ऑपरेटिव करके अपने बॉडी स्ट्रक्चर को भी चेंज किया हुआ है। तो ये सब चीजें भी हो सकती है। बहुत डिफिकल्ट होता है कोई भी समाज में कि जब लड़का बोलेगा कि मुझे लड़का पसंद है, लड़की बोलेगी कि मुझे लड़की पसंद है, तो एक्सेप्ट करना। वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी थोड़ी सी मूवमेंट आई है, बट इन सब चीजों में सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है कि अगेन इट्स नॉट अ डिसीज। जो लोगों को ये लग रहा है ना कि ये डिसीज है या बीमारी, ऐसा कुछ नहीं। इट इज जस्ट दैट बॉडी में दो हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। जो जैसा यूजुअली यूजुअली ऐसा होता है कि टेस्टोस्टेरोन मतलब मस्कुलर हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन मतलब फीमेल हार्मोन्स, ऐसे करके। अब किसी बॉडी में ईस्ट्रोजन, फीमेल की बॉडी में मतलब ईस्ट्रोजन की, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ गया किसी भी रीजन से, बाय बर्थ किसी चीज से, बाय कोई सप्लीमेंट्स लिया उसकी चीज से, और उसको लड़की की तरफ अट्रैक्शन हुआ, तो फिर उसको लेस्बियन का लेबल ऐसे हम लगा देते हैं कि वो लेस्बियन है, अच्छी बात नहीं है। बट उसके जो हार्मोन्स है उसको ये काम करा रहे, उसमें उसका खुद का कोई फॉल्ट नहीं है। तो दैट्स नेचुरल इसका दैट्स मतलब। नेचुरल। और ये सिर्फ अभी अभी होने लगा है कुछ सालों में या ये कई सालों से है? बहुत सालों से। बट मैंने कहा ना, वो जैसे यौन शोषण का आपने बोला, ये नई चीज थोड़ी है। बट हम रिपोर्ट नहीं करते। हमने जितनी भी एग्जैक्टली। सी हमने जितनी भी पौराणिक कथाएं सुनी होंगी उसमें ये था ही कि मेल को मेल से अट्रैक्शन था, फीमेल को फीमेल से अट्रैक्शन है था। उनमें भी है और इवन ट्रांसजेंडर्स की भी कहानियां ट्रांसजेंडर हैं। की भी कहानियां है। बिल्कुल। बट वो क्या है कि हमने वो ऊपर नहीं लाने देते, और जितना दबाते हैं ना उतना ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। बिल्कुल। एक सब्जेक्ट मैं थोड़ा चाहता था कि आप पब्लिक को बताएं, दैट इज कि जन्म से पहले जो पेरेंट्स कोशिश करते हैं, वन ऑफ द टेक्नोलॉजी इज IVF। दिस IVF इज वेरी पेनफुल मेंटली एंड फिजिकली।
क्यों इस दर्द से जाना पड़ता है? बहुत मतलब आई हैव गॉन थ्रू, माय वाइफ हैज गॉन थ्रू, वी लकीली वी वेंट थ्रू 2 to 3 cycles only, but that process is very painful mentally and physically both. डेफिनेटली, बट कई बार क्या होता है कि एक सी अगर आईवीएफ आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको बेटा चाहिए, मतलब अपना वंश बढ़ाने के लिए, तो गलत है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट बच्चा है। जनरेशन आ रहा है, कोई भी हाँ। बच्चा आ रहा है, एंड सी कई बार ऐसा नहीं होता कि फॉल्ट होता है, हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ उनका एज सच कोई फॉल्ट भी नहीं होता, तो भी कई बार कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, वो जो सक्सेसफुल बॉन्डिंग होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो आईवीएफ का पेन टेक्नोलॉजी ने बहुत कम कर दिया है। आज से 10 साल पहले अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर थी, तो आज वो लेस पेनफुल हो गई है। इतना ज़्यादा पेन नहीं रहा है, एंड हो सकता है, सी आज आप सोचो कि जो लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है, मैंने कहा ना वो मेंटली प्रिपेयर की बात है, फाइनेंशियल रेडीनेस तो थी पर मेंटल प्रिपेयरनेस, से फॉर एग्जांपल सम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के जिनको ऐसा है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मेरी करियर खत्म हो जाएगी अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो। साइंस ने उनको एडवांटेज दिया, एग फ्रीज करके रख दो। आपने एग फ्रीज करके रख दिया, जब आप मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली सब तरह से रेडी है, आप फर्टिलाइज बाहर करके उसको वापस अंदर डाल दो। बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ, ठीक है, बट वो आपका ही बच्चा है, तो जो भी है, बट वो आपके ऊपर है। मतलब अगर मुझे ये पेन लेके रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो मैं करूंगा। जैसे आज मैं डॉक्टर बना तो क्यों बना, क्योंकि मुझे कुछ करके दिखाना था। बिल्कुल। एक केस मैंने आपके साथ स्टडी की थी एंड मुझे आपके प्रोफाइल में, आपके रिसर्च में पता चला और उसे बहुत जल्दी से शॉर्ट में पटाते हैं। मरमेड बेबी, ये क्या है? मतलब मरमेड हमने ख्वाबों में देखा है, कार्टून्स में देखा है, मूवीज में देखा है, बट रियलिटी में कभी नहीं देखा है। सो अगेन सेम 2003 में जब मैं पढ़ता था, तब 3-4 के आसपास ये केस आया था, जिसमें बच्चे जब पैदा हुआ तो उसके दोनों पैर फ्यूज थे, उसकी उंगलियां भी सब फ्यूज हो गई थी, उसके जेनाइटल्स नहीं थे, एनल ओपनिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऊपर से भी उसका यहाँ से जो खाने की नली थी वो भी बंद थी। वो बच्चा 1 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें आपको ये सब जेनेटिक चीजों की वजह से ऐसा डिफॉर्म बेबी आता है, और ये बेबी जो आता है वो टिपिकली मरमेड जो हमने कार्टून में देखा होता है, इसलिए होता है, इसलिए उसका नाम मरमेड दे दिया था। अब अगेन जो अभी बीच में हमने बात की ना, उस टाइम पे हमको महीना लगा था, 2 महीना लगा था डायग्नोस करने में कि ये था क्या। आज अगर वो बच्चा पैदा होता है, क्योंकि दैट वाज द 13th बेबी इन इंडिया, ओके। इन वर्ल्ड, सॉरी, एट दैट टाइम, जो मरमेड बेबी था। उसके बाद तो काफी, आज 25 साल हो गए तो बहुत बच्चे आ गए होंगे। आज अगर वैसा बच्चा पैदा होता है, मैं चैट जीपीटी पे अपलोड करता हूँ, डायग्नोसिस आ जाता है मरमेड बेबी। इसलिए शायद जो अच्छे से यूज करेंगे चैट जीपीटी, वो दूसरों को रिप्लेस कर देंगे। अब लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, थोड़ी वापस से आपको उस तरीके से लेते हैं कि आपने क्या लाइफ आपका मेंटली लोगों से इंस्पायर करते हैं। तो एक आपने मुहिम चलाई थी एंड दैट इज वेरी रेयर, अब तो काफी देखने को मिला है लेकिन बहुत पहले कम था। दैट इज कि माँ का दूध और उसका बैंक, ब्रेस्ट मिल्क बैंक। आज बच्चे हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है। तो आपको ये कहाँ से सूझा ये बैंक का? मुझे नहीं, हमारे सब पीडियाट्रिशियंस को सूझा ऐसे। सी मैंने कहा ना, जैसे हमारा आईसीयू है, तो होता ये है कि जब बच्चा पैदा होता है आईसीयू में होता है, तो मदर को मिल्क नहीं आता है। अब उसको फॉर्मूला मिल्क जब हम भी देते हैं ना, तो उसको पचने में बहुत तकलीफ होती है और कॉम्प्लिकेशन होता है, और कई बार बच्चा मर जाता है। लेस देन 1 केजी के बच्चों में तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। तो ये देखा गया कि उन बच्चों को मदर्स मिल्क की जगह पे अदर मदर्स मिल्क, सी यशोदा का कंसेप्ट हम सबको पता है कि भाई यशोदा वाज नॉट द बायोलॉजिकल मदर ऑफ कृष्णा, बट उन्होंने दूध पिलाया था, मतलब ऐसे अपना। 100%, ठीक है, तो आज ये कंसेप्ट है कि अगर माँ को दूध नहीं आ रहा, तो दूसरी माँ का दूध अगर हम उस बच्चे को दें तो उसकी लाइफ बचा सकते हैं। बट इश्यू एक रिलीजन लोगों के आ जाते हैं, ये हिंदू का दूध है, ये मुस्लिम का दूध है, ये क्रिश्चियन का दूध है, तो वो प्रॉब्लम आता है। दूसरा, वो साइंटिफिकली उसमें जर्म्स हैं कि नहीं पता नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या निकाला, जैसे हम मिल्क ब्लड डोनेट करते हैं, वैसे मिल्क डोनेट करेंगे, आइडेंटिटी एनोनिमस रहेगी, उसका चेकअप हो जाएगा पूरा, उसमें कोई जर्म्स नहीं है। वो दूध बच्चे को अगर देंगे तो उसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसीलिए उस टाइम पे आई थिंक आपने आईएएस से डॉक्टर, डॉक्टर नहीं, अपर्णा आईएएस कमिश्नर अपने, उनके साथ हमारे एसोसिएशन की बात हुई, एंड एक मिल्क बैंक, यशोदा मिल्क बैंक नाम दिया, जैसे यशोदा के नाम से ही,
एंड वो मिल्क बैंक आज इतना अच्छा काम कर रही है कि इतने ज़्यादा बच्चों को, सिर्फ स्विमर के बच्चों को ही वो दूध दिया जाता है वहाँ से, बट लाइफ बहुत बचती है। और एक यूनिक काम जो सूरत कर रही है, मतलब सूरत बहुत ज़्यादा अलग-अलग चीज़ों के लिए फेमस होती है। जैसे लोचो अपने सूरत का फेमस है, वैसे मिल्क डोनेशन कैंप सूरत के फेमस है। मतलब एक दिन सब जगह पे सब मदर्स इकट्ठी होके अपने दूध का दान करती हैं, जिसको हम धावन दान महोत्सव ऐसे भी कहते हैं। तो उस टाइम पे जो भी मिल्क कलेक्ट होता है वो दूसरे बच्चों को दे सकते हैं, उनकी लाइफ बचा सकते हैं। एंड अगेन जैसे मैंने कहा था, माँ की लाइफ में सिर्फ वो लैक्टेशन का जो 1-2 साल होते हैं ना, तभी वो डोनेट कर सकती है। ब्लड तो मैं आज चाहूँ तो आज डोनेट कर दूँ, मिल्क मैं डोनेट नहीं कर सकता। सिर्फ मदर जिसका बच्चा है वही डोनेट कर सकती है। बट वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, जैसे डॉक्टर को एक सेटिस्फेक्शन मिला ना कि मैंने एकता की जान बचाई थी, वैसे उस माँ को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मेरे दूध से मैंने किसी की जान बचाई थी। वाह! तो उसके लिए हमने वो शुरू किया। अगर आप हेल्थ मिनिस्टर बने, तो क्या पॉलिसी चेंज आप मेडिकल लाइन में लाना चाहेंगे या क्या एडवांसमेंट लाना चाहेंगे? एक्चुअली मैं तो खुश हूँ जो हेल्थ मिनिस्टर हमारे कर रहे हैं अभी, मतलब जो गवर्नमेंट कर रही है, नॉट द हेल्थ मिनिस्टर। सी कई बार ये होता है कि जो हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं ना, उनको पोर्टफोलियो सिर्फ अलोकेट हो जाता है। मैं ये मानता हूँ कि ये पोर्टफोलियो डॉक्टर्स के लिए रिजर्व रखना चाहिए, ताकि जो भी एडवांस है ना, सिंपल एग्जांपल दूंगा आज जैसे मैं, कि जैसे मुझे पता है कि थैलेसीमिया को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट से नाबूद कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए मैं यूनिट पूरा नया बना सकता हूँ। आज गवर्नमेंट का सेटअप क्यों इतना बड़ा नहीं हो कि वो ये चीजें कर सके। हाँ, जैसे मिल्क बैंक, सी गवर्नमेंट बहुत जल्दी, एंड अपनी लकीली गुजरात गवर्नमेंट तो बहुत कोऑपरेटिव है। जो मिल्क बैंक हमने एक से शुरू किया था, सूरत में हुई थी, उस टाइम पे शायद 10वीं या 11वीं मिल्क बैंक थी। जब गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दी गई ना, उन्होंने कंपलसरी जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस है उनको मिल्क बैंक करने को बोल दिया। सो ये चीजें शायद मैं करना चाहूँ कि जो चीजें नहीं आ रही हैं, जैसे स्टेम सेल्स, डेफिनेटली इट्स अ फ्यूचर, डेफिनेटली यूजफुल, बट अभी भी मतलब मुझे याद है इनिशियल स्टेज है ये। इनिशियल स्टेज है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं न्यूबॉर्न केयर को और ज़्यादा अच्छा करना चाहूँगा। मतलब गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन रोटा वायरस एंड न्यूमोकोकल फ्री में दिए, बहुत बड़ा स्टेप है। आज पब्लिक को है ना कदर नहीं है उस चीज़ की। जो वैक्सीन मैं प्राइवेट में 5,000 8,000 में दे रहा हूँ, वो वैक्सीन गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रही है, फिर भी आपको नहीं लेनी। आप सोचो, पोलियो को हमने इरेडिकेट कर दिया फ्रॉम इंडिया, नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है हमने सिर्फ 2 ड्रॉप से, बट उसको सस्टेन करना पड़ेगा। क्यों? पेन है हमारे आजू बाजू, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, जिसको हम पेन बोलते हैं। पहले पेन में इंडिया भी था, आई निकल गया, अब वो पान बन गया। पर इन जगह पे केसेस है, तो जब तक वहां से नहीं निकलते तब तक हमें अपने बच्चों को वैक्सीनेशन देना है। तो मैं फ्यूचर जनरेशन जो है ना उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा, मतलब क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूं तो उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। 100%। ये आखिरी क्वेश्चन, आखिरी 2 क्वेश्चन है मेरे आपके लिए। एक तो आप अपने क्योंकि आप बच्चों के बीच में रहते हैं, आपने अपने बच्चों के लिए एक किताब लिख रहे हैं, मैंने वो किताब का ड्राफ्ट देखा है, चुपके से देखा है, सॉरी फॉर दैट। वो ड्राफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने वो किया है। आपको क्या सूझ रही है, आप ये इस तरीके से लिख के जाना चाहते हैं किताब? डॉक्टर और मोटिवेशन स्पीकर, ये 2 डिफरेंट चीज़ हैं, और आपकी वो किताब एक मोटिवेशन देती है। मैंने 2018 से लिखना शुरू किया था, पर ये किताब मैंने इसलिए लिखी कि जो मेरे बेटे और बेटी ने मुझे सिखाया है, हाँ। मेरे पेशेंट्स से भी मैं बहुत सीखा हूँ, बट जो बेटा और बेटी ने सिखाया है ना, जैसे जब भी गुस्सा आता है वो टाइम आउट, मतलब कैसा है कि मैंने जब भी गुस्सा आया उस टाइम पे मैंने थोड़ी मिनट अगर शांति रखी, तो वो मेरी बेटी से सीखा कि उस टाइम पे शांति रखो। सो इट इज अ डेडिकेशन टू देम कि उनसे मैं कुछ ज्यादा सीखा हूँ। उनके साथ मूवी देख के, उनके साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी चीज़ें ऐसी सीखा कि जो चीज़ें, मतलब बुक अभी मैं रिलीज़ ही करने वाला हूँ, बिकॉज़ जस्ट बिफोर 2-3 डेज़ माय सन टर्न 18, नाउ ही इज़ आई वांट एडल्ट। दैट कॉपी, फर्स्ट कॉपी मुझे या चाहिए। श्योर। उसमें जो मैंने लिखा था ना कि माय सन नाउ यू आर 18, मतलब मैं काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके जो नेचुरल क्वेश्चंस थे ना, वो मुझे लगा कि हर घर में होते हैं। हर घर में बच्चा पूछता होगा, मम्मी मैं कैसे पैदा हुआ? पापा ये कॉन्डम क्या होता है? 100%। आप और देखो आजकल की मूवी तो, मतलब जैसे मैंने कहा ना सितारे ज़मीं मूवी अभी मैंने बोला, वो भी मैंने ऐड कर दिया क्योंकि अभी रफ ड्राफ्ट था। क्योंकि हम मूवी देखने गए मेरी 14 साल की बेटी के साथ, एंड उसमें लोटस की गर्लफ्रेंड तो प्रोस्टिट्यूट है। नाउ पापा प्रोस्टिट्यूट क्या होता है? आई मीन दैट वाज़ अ नेचुरल यस, क्वेश्चन, 100%। एंड इफ यू डोंट आंसर होगा क्या? चैट जीपीटी, गूगल,
वो सब कुछ दिखा देगा। 100%। तो इसलिए मुझे वो लिखने का हुआ, एंड मुझे ये लगा कि ये लिखने से कहीं न कहीं मैं अपनी गलतियाँ, उसमें कोई ऐसा नहीं है, जैसे आपने अभी बोला ना, जो मैंने गलतियाँ की है, जैसे मैंने अपने बच्चे पे गरम हो गया था, इवन मैंने उसमें लिखा है, आई स्लैप्ड माय सन, एंड हकीकत में हुआ था। दैट वाज़ अ इमोशनल थिंग व्हिच आई शुड हैव अवॉइडेड, बट देन द गुड थिंग डन वाज़ आई सेड सॉरी, बेटा मेरे से गलती हो गई। अब वो बच्चा इतना अच्छा होता है कि वो आपको माफ़ कर देता है। सी 100%। आपने जब उसको मारा, मैंने कहा ना आपको मना, मैंने कहा फिजिकल पनिशमेंट का स्ट्रिक्ट नो, ये बोलने के बाद भी मुझसे ये गलती हो गई। तो 100%। ये सब चीजें इसलिए लिखी है कि किसी की लाइफ शायद इससे चेंज हो जाए, कोई शायद जो गलतियां मैंने की है वो नहीं करे, और या फिर जो अच्छी चीजें की है, जैसे मैंने अपनी बेटी को पीरियड्स क्या होते हैं मैंने सिखाया, मेरी वाइफ ने नहीं सिखाया। तो मैं चाहता हूँ कि फादर और डॉटर का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि मेरी बेटी मुझे आज कहती है पापा पैड लेके आना मेरे लिए, वो ओपन डिस्कशन होना चाहिए, वो ऐसी छुपी हुई चीज नहीं होनी चाहिए। अगर वो छुपी नहीं होगी तो वो सेक्सुअल यौन शोषण नहीं होगा, वो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और वो ज्यादा एम्पावरमेंट अच्छा होगा। इसलिए शायद वो लिखना शुरू किया। सुपर्ब, सुपर्ब। द न्यू अदर अडोलेंस दैट्स देयर, और उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके लिए आखिरी मैसेज आपके लिए, क्या आपके पास क्या है? एक ही स्ट्रेट टू द मैस कैमरा। एक ही मैसेज, इफ यू वांट के बच्चे आप जो बोलते हैं वो करें, तो पहले खुद करें। क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे बोला था कि यू आर माई इंस्पिरेशन, बिकॉज आप जो करते हैं वो मुझे पसंद है, नहीं कि आप जो बोलते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे कुछ सीखें, तो पहले खुद कुछ अच्छा करें। एंड दूसरा, हर बच्चे की अपनी एक लव लैंग्वेज होती है। मेरे बेटे की लव लैंग्वेज है वर्ड ऑफ अप्रिशिएशन, उसको बहुत पसंद है, तो आपके बेटे की शायद हो सकती है, बेटी की हो सकती है। मेरी वाइफ की आदत है कि उसको टाइम चाहिए, तो टाइम दीजिए अपने बच्चों को, गिफ्ट्स दीजिए और अपने साथ इन्वॉल्व करिए। कुछ भी चीज़ वो पूछे आपसे, एडोलेसेंट एज ऐसी है जिसमें बच्चा आपसे कुछ पूछेगा। हो सकता है आप कंफर्टेबल नहीं है, जैसे मुझे पूछा गया था, मेरी तो फट गई, तो क्या बोलूँ, क्या फट गई? मतलब उसने पूछा ये क्या फट गई? तो मैं तब शायद कंफर्टेबल नहीं था। उस टाइम पे मैंने बोला हम बाद में बात करते हैं, तो वो बाद में जब बोला तो उस टाइम पे खुद रिसर्च करिए, किसी से बात करिए, कंफर्टेबल बनिए और बच्चे से बात करिए। जितना आप बात करेंगे, जितना आप प्रेज़ेंट रहेंगे उनकी लाइफ में, उतना वो आपके साथ बाद में भी रहेंगे। सो दैट्स इट। चलिए, ओके। दिस इज फ्रॉम मी टू यू फॉर योर बेटर लाइफ, एंड अपने बच्चों के लिए बेहतर लाइफ बनाइए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत कुछ अलग नहीं किया हमने, बहुत कुछ हाई फाई फंडा नहीं लाए हैं, लेकिन लाइफ को बहुत सिंपल बनाया है। और डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा अच्छी बातें की हैं। तो आप अगर इस पॉडकास्ट से आपके जीवन में एक स्टेप से भी खुशी मिल जाए, तो हमारा ये समय सार्थक गया। थैंक यू वेरी मच।